गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं। तनु, तमन्ना, हिनल, प्रियंका, वैभव, यासिर, अनुज जैन। चले, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? मैं दिख रहा हूं आप लोगों को? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? सबको दिख रहा हूं मैं? चले, ये कौन है? आवाज भी आ रही है ना क्लियरली? चलिए, तो चीजों को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में मैंने आपसे बताया था, मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में शुरू किया था। फटाफट से रिकॉल करते हैं क्योंकि आज भी हमें उसी के बारे में और बातें करनी है। ध्यान दीजिए, मैंने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में शुरू किया था, फ्लक्स के बारे में। और फ्लक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि फ्लक्स स्केलर पैरामीटर है, वोल्ट इंटू मीटर में बात होगी। मैंने आपको दो अलग अलग सरफेस का फ्लक्स निकालना बताया था। किसका? एक तो प्लेन सरफेस का, इंडिविजुअल सरफेस का, और दूसरा क्लोज सरफेस का। ओके, प्लेन सरफेस के बारे में आपका सिंपल फॉर्मूला क्या था? दैट वाज सिंपली फाई इज वाज ये cos थीटा। और क्लोज सरफेस के बारे में क्या सीखा था आप लोगों ने? क्लोज सरफेस का नेट फ्लक्स याद है आप लोगों को? क्या लिखा था हम लोगों ने क्लोज बॉडी का नेट फ्लक्स? दैट वाज E डॉट ds। E डॉट ds का इंटीग्रेशन करेंगे फॉर कंप्लीट क्लोज सरफेस, दैट वाज प्रोवाइडिंग द नेट फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस। दूसरी बात मैंने ये भी बोला था कि क्लोज सरफेस के मामले में फ्लक्स भी दो तरह का होगा, एक होगा इनकमिंग और एक होगा आउटगोइंग। सही बात है, जो डिब्बा में एंटर कर रहा है दैट इज इनकमिंग, वो जो डिब्बा से बाहर जा रहा है दैट इज आउटगोइंग। और आपने सीखा था इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। वेरी गुड शिवम। इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? ओके, सारी चीजों को विजुअलाइज कराने के साथ मैंने आपको जाते जाते क्वेश्चन लिया था सिलेंड्रिकल सरफेस के बारे में। उस क्वेश्चन के बारे में दोबारा से कुछ बात करना चाह रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आ चुका है, बस ऐसे ही छोटी मोटी बात कर रहे हैं। एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस हमने लिया था, आपको ध्यान होगा इसको मैंने कहां रख दिया था? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज बॉडी था, इसका नेट फ्लक्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। आपको ध्यान होगा पहली सरफेस ये ली थी, दूसरी ये ली थी और तीसरी ये ली थी। तीनों का अपना अपना φ1, φ2, φ3 बनाया था। अगर आपको ध्यान हो तो φ1 अपना आया था -E, φ2 अपना आया था 0 और φ3 अपना आया था +E। मुझे कुछ बात करनी इसलिए वापस सब रिपीट कर रहा हूं मैं। φ1 क्या आया था? -E, φ2 कितना आया था? 0 और φ3 कितना आया था? +E। तो आप समझ ही गए हैं कि जब भी जिस जगह से क्लोज बॉडी में लाइंस एंटर करती हैं दैट इज इनकमिंग फ्लक्स एंड दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। जिस जगह से लाइंस बाहर जाती है, एग्जिट करती है, दैट इज ऑलवेज आउटगोइंग फ्लक्स एंड दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और आप खुद देख सकते हैं कि जो सरफेस टू थी वो कैसा था? कर्ड पोर्शन। सरफेस टू कर्ड पोर्शन, तो डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें, आई थिंक सरफेस टू से ना तो आना हो रहा था ना जाना हो रहा था। सरफेस टू से ना तो लाइंस इनकमिंग हो रही थी ना आउटगोइंग हो रही थी, तो उसका फ्लक्स वाकई में 0 आना ही चाहिए था। हमने तीनों सरफेस का अलग अलग फ्लक्स निकाला और तीनों का इंडिविजुअल फ्लक्स तो नॉन जीरो आ गया। सरफेस 1 का इंडिविजुअल नॉन जीरो था, सरफेस 3 का भी इंडिविजुअल नॉन जीरो था। लेकिन जब नेट फ्लक्स निकाला तो कितना आया था अपने पास? 0। और नेट फ्लक्स 0 आया था तो आंसर तो आ चुका है, मुझे वो और चीज एक्सप्लेन करनी है। मुझे लगता है इस क्लोज बॉडी के अंदर नेट फ्लक्स 0 आना ही चाहिए था। कारण समझिए, आप लोगों ने कल पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज लाइंस प्रोड्यूस करता है और नेगेटिव चार्ज लाइंस टर्मिनेट करता है, खा जाता है। तो जरा सोचिए, अगर ये क्लोज बॉडी है, बाहर के फील्ड की अगर इसमें 10 लाइन एंटर कर दे, अगर अंदर पॉजिटिव होता तो लाइंस को बढ़ा देता, अगर अंदर नेगेटिव होता तो लाइंस को कम कर देता। तो जितनी लाइन आई है, इनकमिंग लाइन अलग होती और आउटगोइंग लाइन अलग होती, क्योंकि अगर अंदर चार्ज होता तो लाइंस की संख्या को कम या ज्यादा कर देता, तो इनकमिंग और आउटगोइंग में डिफरेंस होता तो नेट कंफर्म नॉन जीरो आता। लेकिन अगर अंदर चार्ज जीरो है तो जितना इनकमिंग होगा एग्जैक्टली उतना ही आउटगोइंग होगा। और इनकमिंग -10 तो आउटगोइंग +10, इनकमिंग -20 तो आउटगोइंग +20। तो क्या वाकई में नेट जीरो आना ही चाहिए था? यस। इस क्लोज बॉडी के अंदर कोई चार्ज की बात नहीं की गई थी, तो मैं तो लॉजिकली पहले ही जानता था कि इस क्लोज बॉडी का नेट फ्लक्स 0 आएगा। जितनी लाइंस एंटर करेंगी ठीक उतनी ही लाइंस बाहर जाएंगी, बिकॉज अंदर लाइंस की संख्या में डिफरेंस डेवलप करने वाला, कम ज्यादा करने वाला कोई चार्ज अंदर मौजूद नहीं था। इसका मतलब यहां से कॉन्सेप्ट बन गया बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट बन गया कि
फॉर क्लोज बॉडी, फॉर क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए क्या रहा, Q इनसाइड जीरो। अगर अंदर में चार्ज जीरो है तो आप बिना काम के बोल सकते हैं उस क्लोज बॉडी का नेट फ्लक्स कितना आएगा, जीरो आएगा। यस, किसी क्लोज बॉडी के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है, बिना काम के आप बोल सकते हैं उसका नेट फ्लक्स कितना आएगा, जीरो आएगा। और Q इनसाइड अगर नॉन जीरो है तो डेफिनेटली फिर उसका नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, दैट विल बी नॉन जीरो। तो ध्यान दें, इस पूरे सवाल से हमें एक बात ये समझ में आ गई है कि क्लोज बॉडी का फ्लक्स डिसाइड करने का पूरा पूरा कंट्रोल किसके पास है, इनसाइड चार्ज के पास। अंदर में चार्ज नहीं है, अंदर में चार्ज नहीं है तो अंदर में फ्लक्स नहीं है, अंदर में चार्ज है तो अंदर में फ्लक्स है। सो मेक श्योर एक कॉन्सेप्ट पकड़ सकते हैं, किसी भी क्लोज बॉडी का नेट फ्लक्स इज डिसाइडेड बाय इनसाइड चार्जेस ओनली, ओनली एंड ओनली इनसाइड चार्ज। अंदर चार्ज है, फ्लक्स मिल जाएगा, अंदर चार्ज नहीं है, मस्त रहिए, कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। अब अंदर चार्ज नहीं है, जैसा कि सिलेंडर में था, अंदर में चार्ज नहीं है तो फ्लक्स जीरो। अब कोई मुझसे आर्ग्यूमेंट करेगा, बोले साहब अंदर तो चार्ज नहीं है लेकिन मैंने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है ना, लगाओ ना यार, बाहर आप कितना भी चार्ज रख दीजिए, क्लोज बॉडी के बाहर, क्लोज बॉडी के बाहर आप कितना भी चार्ज रख दीजिए, कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए, बाहर के माहौल की जितनी लाइन एंटर करेंगी ठीक उतनी ही बाहर जाएंगी, तो अल्टीमेटली नेट लॉस प्रॉफिट कितना होगा, जीरो। इसीलिए बाहर वाले चार्ज का या बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स नेट कौन डिसाइड करेगा, अंदर बैठा हुआ चार्ज ही डिसाइड करेगा। क्लियर है सब लोगों को? और अगर आपको ये बात समझ में आने लगी है तो फिर यहीं से ये जो बात मैं आपको इतनी घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, इतनी समझा रहा हूँ कि नेट फ्लक्स इज डिसाइडेड बाय इनसाइड चार्ज ओनली, अगर इसी बात को टेक्निकली बोल दिया जाए तो ये बन जाता है गॉस थ्योरम। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या है बेसिकली, आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो है फ्लक्स निकालना सीखा था, क्लोज बॉडी का फ्लक्स निकालना में आ गया, लेकिन आपने देखा ना सिलेंडर में मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा, 3 सरफेस का अलग अलग हिसाब करना पड़ा, फिर जोड़ा तब आंसर आया। मान लीजिए मेरे पास 6 सरफेस होगी तो मुझे उन 6 का अलग 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 हिसाब करना पड़ेगा, फिर जोड़ूंगा तो आंसर आएगा, यार इसमें बहुत टाइम खराब होता है। तो ध्यान दीजिए, क्लोज बॉडी को अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से फ्लक्स निकालेंगे तो हमारा टाइम बहुत सारा लगता है, इसीलिए क्लोज बॉडी का फ्लक्स शटाशट निकालने के लिए, जल्दी से निकालने के लिए एक नियम अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के बारे में खास खास बातें क्या है, सबसे पहले दोस्त सीखें, यस, ओनली फॉर क्लोज बॉडी। जो गॉस थ्योरम बच्चों को केवल किसके लिए लग सकती है, क्लोज्ड सरफेस के लिए। जी हाँ, इंडिविजुअल सरफेस के लिए हम गॉस थ्योरम लगा ही नहीं सकते, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस ओनली। ठीक है, अभी हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना फ्लक्स निकालने का फास्ट तरीका है, तो दिमाग में आता है कि किसी भी चीज का फ्लक्स निकलवाना होगा तो हम गॉस थ्योरम यूज कर लेंगे क्योंकि फास्ट तरीका है। मगर ध्यान दीजिए, इंडिविजुअल सरफेस में डील ही नहीं करता है, गॉस थ्योरम डील्स इन इन क्लोज सरफेस ओनली। ठीक है, दूसरी बात, वैलिड फॉर फील्ड्स F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जी हाँ, ये जो गॉस थ्योरम आप पढ़ रहे हैं, ये जो गॉस थ्योरम हम पढ़ रहे हैं बच्चों, गॉस थ्योरम हम पढ़ते कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ते हैं। पूरे फिजिक्स में आपने देखा होगा कहीं भी गॉस थ्योरम का नाम भी नहीं आता है, लेकिन आप ये मत समझना कि गॉस थ्योरम अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नहीं, गॉस थ्योरम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। गॉस थ्योरम का किससे लेना देना है, इससे, इससे बोले तो क्या लिखा है यहाँ पर, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। पूरे फिजिक्स में जहां जहां फोर्स और डिस्टेंस में ये इनवर्स स्क्वायर लॉ चलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों, क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। तो पूरे फिजिक्स में जहां जहां चलता है वहां बिंदास गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक कूलम्ब्स लॉ में ये बात है, कूलम्ब्स लॉ में ये होता है। हाँ बेटा भी मैं कर दूंगा, ध्यान दें, अभी के लेक्चर पे ध्यान दें, मैं अभी लिंक शेयर करूंगा, उसमें आप जाकर के पुराने सभी लेक्चर भी डाउनलोड कर लें और अभी का भी कर लें। ठीक है, अभी पढ़ने पे ध्यान लगाएं, सभी लोग पढ़ने में ध्यान लगाएं। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, यस, ये जो गॉस थ्योरम है वो किसके लिए वैलिड है, उन सभी फील्ड्स के लिए जिनमें 1/r² फॉलो होता है। आई थिंक कूलम्ब्स लॉ में ये बात है ना, तो कूलम्ब्स लॉ में हम गॉस थ्योरम डिस्कस कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से ग्रेविटेशन में तो ऐसा होता है, ग्रेविटेशन, तो अगर पूछा जाए कि गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर ग्रेविटेशन, ट्रू या फॉल्स, हाँ शाबाश, गॉस थ्योरम ग्रेविटेशन में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट्स ऑल अबाउट F proportional to 1/r²। wherever we are having inverse square law we can apply Gauss theorem। ठीक बात है, ये भी हो जाएगा। तो ये तो गॉस थ्योरम की बेसिक बात होगी कि ठीक है ऐसा ऐसा होता है, मगर गॉस थ्योरम बोलता क्या है,
मैंने बोला कि ये नेट फ्लक्स निकालने का एकदम फास्ट तरीका है। बोले नेट फ्लक्स आता कैसे? नेट फ्लक्स, उन्होंने क्या बताया नेट फ्लक्स के बारे में? नेट फ्लक्स इज सिंपली समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ, ये बताया गया गॉस थ्योरम के बारे में। ये है गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम है। ध्यान दें बच्चों, गॉस थ्योरम के अंदर क्या बोला है? सिंपल एक फॉर्मूला है, नेट फ्लक्स इज सिंपली समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका स्टेटमेंट क्या है? नेट फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, देख रहे हैं आप लोग, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ समेशन क्यू, एंड समेशन क्यू इज टोटल एनक्लोज्ड चार्ज। समेशन क्यू यहां पर क्या है? समेशन क्यू दैट इज एनक्लोज्ड चार्ज। और अगेन मेरे ख्याल से ये वही बात है कि जो मैं इतनी देर से चिल्ला रहा था। अभी मैंने उस सिलेंडर वाले एग्जांपल के थ्रू आपको क्या बताया था कि नेट फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस डिसाइड करने का पूरा पूरा कंट्रोल किसके पास था? अंदर वाले चार्ज के पास। अंदर में चार्ज है तो फ्लक्स मिलेगा, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो मैंने समझाया कि सारा कंट्रोल किसके पास है? अंदर वाले चार्ज के पास। और आप देख रहे हैं गॉस थ्योरम में भी तो ये बोला गया है, समेशन क्यू क्या है? एनक्लोज चार्ज, मतलब उस क्लोज बोर्ड के अंदर कितना चार्ज है। तो अल्टीमेटली ये क्या बोल रहा है? नेट फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है कि भाई कुछ मत करो, कुछ मत करो, आप तो बस ये अंदर वाला चार्ज लेके आइए। क्लोज बॉडी का जब भी फ्लक्स जानना हो तो क्या करिए? अंदर बैठे चार्ज में एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड करिए, और आपको एक ही झटके में क्लोज बॉडी का नेट फ्लक्स मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं? अगर मुझे उस सिलेंडर वाला क्वेश्चन को करना होता, ध्यान दें, अगर मुझे सिलेंडर वाले क्वेश्चन को करना होता, मुझे पहले से अगर गॉस थ्योरम आता, मुझे पूछा जाता कि उस सिलेंडर वाले क्वेश्चन में, आप देख रहे हैं ये जो अभी क्वेश्चन हमने किया था, ये क्वेश्चन अगर मुझे पहले से गॉस थ्योरम आता और मुझे कहा जाता कि सिलेंडर का फ्लक्स निकाले, तो मैं क्या करता इसके बारे में? एक ही झटके में क्या सोचता? फाइनाइट बराबर समेशन क्यूब एप्सिलॉन नॉट। और जैसा कि आपने कहा था कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज कितना है? जीरो, एप्सिलॉन नॉट, और एक ही बार में जीरो। तो आप देख रहे हैं एक ही बार में इसका फ्लक्स जीरो आया था। तो अगर मुझे गॉस थ्योरम आता होता तो एक ही झटके में इसका फ्लक्स क्या आ जाता? जीरो। और गॉस थ्योरम से नहीं किया, डेफिनेशन से किया, तो मुझे इतना कष्ट करना पड़ा। तो मानते हैं ना आप लोग कि ये गॉस थ्योरम क्या है? फ्लक्स निकालने का तरीका तो, लेकिन के साथ फास्ट तरीका है, फास्ट तरीका है, तुरंत अपने को जल्दी से ये आंसर दे देगा। ठीक है, और इसमें भी वही बात आ रही है अल्टीमेटली, समेशन क्यू, समेशन क्यू, समेशन क्यू क्या है? अंदर वाला चार्ज या बाहर वाला चार्ज? समेशन क्यू क्या है? ऑल चार्जेज या ओनली इनसाइड चार्ज है? ओनली इनसाइड चार्ज है। इसमें बाहर वाला चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरा पूरा सिर्फ क्या है? अंदर वाला चार्ज। क्लियर है? तो वही बात आ गई एक बार। यू नो, डेफिनेशन से हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन से क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नेट फ्लक्स क्या था यार वहां पे? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। डेफिनेशन, चीजों को अच्छे से समझे। ये क्या है? नेट फ्लक्स है। ओके, ये क्या है? नेट फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू गॉस। और ये क्या है? नेट फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। लेकिन अल्टीमेटली दोनों क्लोज सरफेस का तो फ्लक्स है, और अगर दोनों क्लोज सरफेस का फ्लक्स है तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस दैट इज समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्या हो गया अपना? गॉस थ्योरम हो गया, गॉस थ्योरम। ये था गॉस थ्योरम की बेसिक इंफॉर्मेशन। क्लियर है सबको? उज्जवल, क्लियर है मामला? ओनली इनसाइड चार्जेस। एंड डोंट वरी, क्वेश्चन थोड़ा सुने, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा। जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सबका जवाब आपको मिल जाएगा। सुनो भाई, आप क्या पहले से ही, ऐसा नहीं, सुनो, मुझे बोलने दो, मुझे एक्सप्लेन करने दो भाई, टॉपिक शुरू हुआ है। अभी आपके दिमाग में जितनी भी खुरापात आ रही है, जितने भी बुरे बुरे विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, अभी सारे विचार कैंसिल हो जाएंगे, आपको हर चीज का जवाब अपने आप मिलने वाला है। मुझे पता है आप क्या क्या सोच सकते हो, कहां तक सोच सकते हो। सुन लिया? सुने, सब समझा दूंगा मैं। चलिए, तो वापस से बात आती है, गॉस थ्योरम के बारे में शुरू कर रहे थे हम लोग। गॉस थ्योरम केवल क्लोज सरफेस के लिए लगेगा, पहली बात। दूसरा, ये ग्रेविटेशन में भी लग सकता है। तीसरी बात, गॉस थ्योरम क्या है? फ्लक्स जानने का फास्ट तरीका है। केवल क्या करना है हम लोगों को? केवल टोटल चार्ज ऑफ, सॉरी, टोटल इनक्लोज चार्ज में एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड करना है, तो क्या मिल जाएगा? फ्लक्स मिल जाएगा। ये था गॉस थ्योरम। अब हम लोग गॉस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, गॉस थ्योरम किसके ऊपर वैलिड है? इंडिविजुअल सरफेस या क्लोज सरफेस? क्लोज सरफेस। तो जिस क्लोज सरफेस पे हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, उस क्लोज सरफेस का नाम हो जाएगा गॉसियन सरफेस। शब्द पकड़िए, क्लोज सरफेस जिसपे आप क्या अप्लाई कर रहे हैं? गॉस थ्योरम। दैट क्लोज सरफेस इज नेम्ड एज गॉसियन सरफेस। तो सुनिए, अगर मान लीजिए कभी मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे पास प्रॉपर गॉसियन सरफेस नहीं होगी, तो वहां पर हम कुछ एक्स्ट्रा सरफेस अज्यूम कर लेते हैं, ताकि हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकें। चलिए, तो आइए, हमने गॉस थ्योरम का बेसिक पढ़ लिया है। अब इन सब बातों को यूज करते हुए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो कि अपने एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए,
बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें आप नोटिस करें एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ भी बनता है। अभी मैंने जो लिखा ना ये वाला, इसमें आप ध्यान दें, ये जो ई है, ये ई, ये जो यहाँ पर ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस कौन से चार्जेस की वजह से है? इनसाइड चार्ज, आउटसाइड चार्ज या ऑल चार्जेस? ध्यान दें, ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस। सुन रहे हैं मेरी बात? ये जो ई है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू ऑल चार्जेस। क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में किसका कंट्रीब्यूशन लेते थे? एक चार्ज का, सारे चार्जेस का, सारे चार्जेस का। तो मेक श्योर इसके अंदर जो भी आया हुआ है, इसके अंदर जो भी आया हुआ है ना ई, ये ई किसकी वजह से है? ये केवल इनसाइड की वजह से नहीं है, ये केवल आउटसाइड की वजह से नहीं है, ड्यू टू ऑल चार्जेस। अगर मेक श्योर ये समेशन क्यू जो है ये केवल क्या है? ओनली इनसाइड चार्ज। कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने क्लियर कर दिया है। समेशन क्यू इज ओनली इनसाइड चार्ज, जबकि दिस ई इज ड्यू टू ऑल पॉसिबल चार्जेस या ऑल चार्जेस, वेदर इट इज आउटसाइड और इनसाइड, दिस ई इज ड्यू टू ऑल चार्जेस। ठीक बात है? चलिए, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। बच्चों, गॉस थ्योरम की बात कर रहे थे हम लोग। गॉस थ्योरम ये रहा अपने पास। गॉस थ्योरम में जनरली दो प्रोफाइल के क्वेश्चन रहेंगे, दो प्रोफाइल के। ये रेड डॉट दिख रहा है सब लोगों को? जो मैं रेड डॉट दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये रेड डॉट दिख रहा है बेटा? रेड सर्कल दिख रहा है ये? वेरी गुड। सुने, ध्यान दीजिए, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है गॉस थ्योरम का, इस पे दो प्रोफाइल क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करने आज हमें। दो प्रोफाइल क्या? कभी कभी मैं आपको क्लोज बॉडी के अंदर का एनक्लोज चार्ज दे देंगे और आपसे नेट फ्लक्स पूछेंगे, और कभी कभी नेट फ्लक्स दे देंगे और आपसे एनक्लोज चार्ज पूछेंगे। आखिर ये क्या है? ये एनक्लोज चार्ज और फ्लक्स का रिलेशन है। तो कभी कभी चार्ज देकर के फ्लक्स पूछेंगे, कभी कभी फ्लक्स देकर के चार्ज पूछेंगे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलिए, और इन सवालों के थ्रू हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी पकड़ते जाएंगे। ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये स्फीयर है और इसके अंदर यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है क्यू। मेरे पास एक और बड़ा स्फीयर है और यहाँ पर तो है Q/3 और यहाँ पर है मान लीजिए 2Q/3। ठीक है, और मेरे पास ये कोई टेढ़ी मेढ़ी बॉडी है, इसमें यहाँ पर है माइनस का Q और यहाँ पर है प्लस का 2Q। ओके, तीन सरफेस मेरे पास है बच्चों। पहला एक स्फीयर है, छोटा स्फीयर, दूसरा एक बड़ा स्फीयर है, बड़ा स्फीयर, और तीसरा क्या है? इर्रेगुलर सरफेस है। तीन क्लोज सरफेस मेरे पास है। मुझे कहा जा रहा है कि इन तीनों का जो नेट फ्लक्स है वो कैलकुलेट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं ये क्या है? क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए मुझे किससे बात करनी चाहिए? डेफिनेशन से या गॉस से? डेफिनेशन में टाइम ज्यादा लगता है और गॉस में टाइम ज्यादा लगता है, या शटाशट? शटाशट आंसर आएगा। डेफिनेशन में तो टाइम लगेगा, या तो इंटीग्रेशन करो या समेशन करो, और गॉस में तो क्या करना है? केवल अंदर बैठा हुआ चार्ज डिवाइडेड बाय अपसाइड नोट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो डेफिनेटली whenever we are dealing with closed surface, our choice, our preference should be Gauss theorem। मुझे आपने कहा भाई नेट फ्लक्स निकालिए, निकाल लेते हैं। तो बच्चों अगर मैं इनका नेट फ्लक्स निकालता हूँ, फॉर्मूला क्या था? समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आप देख रहे हैं पहले गोले के अंदर चार्ज कितना है? Q। दूसरे के अंदर भी टोटल चार्ज Q है, और तीसरे के अंदर भी टोटल चार्ज कितना है? Q है। तो अल्टीमेटली आंसर इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों ही क्लोज सरफेस का फ्लक्स मेरे पास आ गया, और आप देख रहे हैं टाइम कंज्यूम हुआ कि शटाशट टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, कि शटाशट आंसर आ रहा है? शटाशट आंसर आ रहा है, और शटाशट आंसर आ रहा है ये हमें चाहिए। एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास, हमें बहुत जल्दी जल्दी आंसर करना होता है। तीनों का फ्लक्स आ गया, और मजे की बात है कि तीनों का फ्लक्स सेम आया है। अरे, एक स्फीयर छोटा था, एक स्फीयर बड़ा था, और एक तो इरेगुलर शेप था, उसके बावजूद भी क्या आ गया? सब जगह सेम फ्लक्स आया है। इसका मतलब मैं समझ गया क्वेश्चन का आंसर तो आ ही गया है। इस क्वेश्चन से मुझे एक बात और पता लग गई। क्या बात मुझे पता लगी है? कि फाई नेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट किससे इंडिपेंडेंट है? साइज, साइज ऑफ गॉसियन। गॉसियन की साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। शेप, शेप ऑफ गॉसियन, समझ रहे हैं? साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब स्फीयर छोटा था कि स्फीयर बड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्फीयर की रेडियस r थी कि 2r थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी बात, शेप, आपके पास स्फीयर था कि क्यूब था कि रेगुलर शेप था, व्हाट एवर शेप ऑफ क्लोज बॉडी यू आर हैविंग, इट डजंट मैटर, यानी शेप का भी कोई मैटर नहीं है। और आपने देखा अंदर वाले चार्ज पर तो डिपेंड करते हैं, तीनों में अंदर क्यू चार्ज था। लेकिन क्यू चार्ज एक ही टुकड़े में था कि दो पार्ट में था कि 10 पार्ट में था, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर भी हम डिपेंड नहीं कर रहे हैं। किस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। शब्दों में ध्यान रखना, अंदर वाले चार्ज पे तो डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? वो पूरा चार्ज एक ही क्यू बन के बैठा हुआ है कि उसके दो टुकड़े किए कि उसके तीन टुकड़े किए, दैट डज नॉट मैटर। तो ध्यान दें, हमने
गोस थ्योरम से फ्लक्स निकालना सीखा है, छोटा सा क्वेश्चन लिया, क्या सीखा हम लोगों ने, नेट फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, और अंदर वाले चार्ज पे तो डिपेंड कर रहे हैं लेकिन चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं कर रहे। क्लियर है? क्लियर है भाई लोग, आगे बढ़े? अरे कुछ समझ में आ रहा है, जैसे ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वैसे तो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन है। हमसे कहा जा रहा है गॉसियन स्फीयर है, गॉसियन स्फीयर, एक डायग्राम दिया गया एग्जाम में बच्चों, ये गॉसियन स्फीयर, ठीक है। अंदर में यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, और यहाँ बाहर में एक Q3 चार्ज है, ठीक है। उसने खुद ने बोल दिया कि गॉसियन स्फीयर है, अंदर में 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 Q2, और बाहर में क्या है, Q3 है, ठीक है। मुझे पूछा जा रहा है, अच्छा एग्जाम वाला क्वेश्चन पूछता हूँ आपको पहले। एग्जाम में पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट गॉसियन सरफेस, शब्दों में ध्यान दें। एग्जाम का क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन, बोलिए, इनसाइड चार्जेस या ऑल चार्जेस? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल चार्जेस। फिर शब्द सुन लें, यही तो कंफ्यूजन है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, शब्द सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन ऑल चार्जेस, वेरी गुड। अगर पूछा जाता इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड चार्जेस, वेरी गुड, स्मार्ट हो गए आप लोग, सब सही जवाब दे रहे हैं अब तो, है वेरी गुड। तो बच्चों अगर मुझे कहा जाए, यस, पहली बात क्या कि फाई नेट डिपेंड्स ऑन Q1 and Q2 only. E, yes, electric field depends on all charges, all मतलब बाहर वाला चार्ज भी आएगा इसके अंदर, वेरी गुड। और मुझे तो एक और बात पूछनी है आपसे, इस पूरी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है वो तो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, पूरा नेट फ्लक्स तो किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल अंदर वाले चार्ज पे। अगर इसके किसी पार्ट की बात करें, इस क्लोज सरफेस के किसी सेक्शन की बात करें, जैसा कि मैंने दिखाया हुआ है, तो आई थिंक उसका जो फ्लक्स होगा, पूरी क्लोज सरफेस नहीं, इंडिविजुअल पार्ट का जो फ्लक्स है, मेरे ख्याल से तो वो अंदर और बाहर दोनों पे डिपेंड करेगा। यस, करना भी चाहिए, क्यों करेगा, देखो आप सिलेंडर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए आप, कल हम लोगों ने सिलेंडर वाला क्वेश्चन किया था, इसमें नोटिस करिए, अंदर में चार्ज 0 था तो आपका नेट फ्लक्स तो 0 आया था ना, नेट फ्लक्स 0 आया था, बिल्कुल सही बात है। अब नेट फ्लक्स तो 0 आया था, लेकिन आप नोटिस करिए कि नेट फ्लक्स 0 था लेकिन इंडिविजुअल फ्लक्स तो नॉन जीरो था ना। पहली सरफेस का फ्लक्स कैसा है, 0 की नॉन जीरो, नॉन जीरो, तो अंदर में चार्ज नहीं है फिर भी पहली सरफेस को फ्लक्स मिला है, तो इसका मतलब पहली सरफेस को इंडिविजुअल सेक्शंस को फ्लक्स कौन दिलवा रहा है, क्या वो बाहर वाले मेंबर भी दिलवा सकते हैं? यस। तो ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर पूरी क्लोज बॉडी का फ्लक्स की बात करेंगे तो केवल इनसाइड चार्ज, और क्लोज बॉडी के अलग अलग हिस्सों की, अलग अलग पार्ट्स की बात करेंगे तो उनका फ्लक्स तो इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड दोनों पर डिपेंड करेगा। क्लियर है सबको ये बात? चलिए समझ में आ गया तो मैं लिख के देता हूं, यस, flux of any part of closed surface, any part of closed surface depends, बोलिए क्या लिखूं, जल्दी बोलिए, flux of any part of closed surface depends on, बोलिए क्या लिखूं, इनसाइड चार्ज या ऑल चार्जेस? हाँ जी, इनसाइड चार्ज या ऑल चार्जेस, वेरी गुड, ऑल चार्ज आएगा। क्लियर है? तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो वो संभाल के बात करना, पूछ लेना भाई पूरी बॉडी की बात कर रहा है कि बॉडी के किसी सेक्शन की बात कर रहा है, अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना पड़ेगा। सुन लिया आपने? चलिए चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आया हुआ है जेई के अंदर, जेई एग्जाम में उन्होंने एक तरह का स्ट्रक्चर बना के दिया था, मैं भी बना देता हूं आप लोगों की स्ट्रक्चर। ये देखिए, उन्होंने बोला कि क्या है, गॉसियन सरफेस है, खुद ने बोला दिस इज गॉसियन सरफेस, होगा कोई गॉसियन सरफेस। यहाँ पर उन्होंने एक डिस्क बनाई थी, डिस्क, और डिस्क में आप देख रहे हैं आधा पार्ट अंदर है डिस्क, और डिस्क पर टोटल चार्ज था +6 कूलम। एग्जाम में डिस्क पर टोटल चार्ज कितना था, +6 कूलम। और डायग्राम में इस तरह से दिखाया गया कि आधी डिस्क बाहर है, आधी डिस्क अंदर है। यहाँ पर एक रोड थी बच्चों, रोड, ये जो रोड थी, इस रोड का चार्ज था एग्जाम में +8 कूलम, और कुछ इस तरह से मेंशन था कि रोड का कितना पार्ट अंदर है, L/4, चौथाई पार्ट इस रोड का अंदर है, ठीक बात है। यहाँ पर एक -7 कूलम चार्ज था, और यहाँ पर एक प्लस का 3 कूलम चार्ज था। आराम से समझ लें,
ये डायग्राम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, गॉसियन सरफेस दिया हुआ है, उसमें बाहर में एक +3 पॉइंट चार्ज है, उसके अंदर में एक -7 पॉइंट चार्ज है, एक डिस्क आधी अंदर और आधी बाहर है, और एक रोड चौथा ही अंदर है। रोड जो है 1/4 अंदर है। कितने अंदर है? 1/4 अंदर है। ये सब देकर के पूछा गया कि इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स क्या होगा। फ्लक्स, नेट फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस पूछा गया। यू नो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? समेशन के ऊपर एप्सिलॉन नॉट। बोलिए क्या करें, सारा चार्ज या इनसाइड चार्ज? इनसाइड चार्ज। इनसाइड चार्ज ले लें। आइए, ये +3 कूलम लेना है कि नहीं? +3 नहीं लेना है क्योंकि बाहर है वो। क्या -7 लेना पड़ेगा? बिल्कुल, -7 तो अंदर है, लेना पड़ेगा। डिस्क का चार्ज +6 है, लेकिन डिस्क का आधा पार्ट अंदर है, तो +6 का आधा यानी क्या? केवल +3 काम में आएगा। यस, +6 का आधा। इसको और अच्छा लिख दो आपके लिए, थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यस, या मैं इसको लिख दूं 6/2 लिख दूं मैं। इसी प्रकार से यस, रोड का चार्ज 8 था, लेकिन वो 1/4 पार्ट अंदर है, तो 1/4 पार्ट यानी कि 8/4 ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया अपना टोटल चार्ज एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख लीजिए, हो गया 3, हो गया 2। आई थिंक वी आर गेटिंग -2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आसान क्वेश्चन है, -2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। उज्जवल, शिवम, सब लोग बराबर आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। वो कितना आसान है, कोई कलाकारी नहीं है। ऐसा लगता है ना डायग्राम देखिए बहुत झांकी टाइप बना रखा है, पता नहीं क्या क्या होगा। कुछ नहीं है भाई, अंदर बैठा हुआ चार्ज समेटिए, अंदर वाले चार्ज में एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड करिए, और क्या तैयार हो जाएगा? नेट फ्लक्स तैयार हो जाएगा। कंफर्टेबल है आप लोग? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं उसमें क्या बोला हुआ है? लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर चार्ज डेंसिटी lambda is passing through cube। तो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, चलिए डायग्राम समझिए। सबसे पहले तो आप समझिए हो क्या रहा है। जैसे मानिए कोई क्यूब है, ओके। जैसे मानिए कोई क्यूब है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हो रहा है विजुअलाइज हो रहा है क्यूब, ये हो गया। ठीक है, अब क्यूब की साइड है मान लीजिए एल। हमसे पूछ रहे हैं कि एक लंबा वायर है, उसको इस क्यूब में आर पार गुजार रहे हैं, तो बताइए फ्लक्स कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फ्लक्स, दैट वाज समेशन क्यूब एप्सिलॉन नॉट। और यहां से क्या पता लग रहा है कि अगर अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं है, अगर अंदर चार्ज है तो फ्लक्स है, अंदर कम चार्ज है तो फ्लक्स कम है, और अंदर ज्यादा चार्ज है तो फ्लक्स ज्यादा है। व्हाट इज आस्किंग? मैक्सिमम फ्लक्स। तो फिर अंदर चार्ज भी मैक्सिमम होना चाहिए, अंदर चार्ज भी मैक्सिमम होना चाहिए। यानी हमें इसमें कोशिश करनी चाहिए कि इस क्यूब के अंदर अधिक से अधिक मैक्सिमम लेंथ ऑफ वायर को हम ट्रैप कर सकें। तो आप समझ गए होंगे, अगर मैक्सिमम लेंथ ऑफ वायर को ट्रैप करना है तो फिर कहां से एंटर करे, कहां पे जाए? मुझे लगता है मैक्सिमम सबसे बड़ी लेंथ क्या हो सकती है? डायगोनल। ओबियसली जो तार होगा वो आई थिंक इस तरह से निकलेगा, इस तरह से तार को निकलना चाहिए। जो ग्रीन मैंने दिखाया क्या हो गया भाई? आई थिंक दिस द मैक्सिमम लेंथ वी कैन ट्रैप इनसाइड द क्यूब। अगर हम चाहे तब भी इससे बड़ा लेंथ तो हम लोग क्यूब के अंदर ट्रैप नहीं कर सकते। तो अगर मैक्सिमम लेंथ ट्रैप हो गया है, वेरी गुड, बॉडी डायगोनल। तो अगर मैक्सिमम लेंथ ट्रैप हुआ है तो क्या मैक्सिमम चार्ज ट्रैप हो जाएगा? यस, तो हो गया अपना काम। तो आप समझ गए, 5 मैक्स दैट विल बी समेशन क्यू मैक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर चार्ज नहीं, मैक्सिमम चार्ज रखना है। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? √3L। तो आप समझ गए, √3L into lambda, this is the maximum charge inside the cube, so this is the maximum flux inside। वेरी गुड, समझ में आया। और हमने मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम फ्लक्स पूछा आप लोगों ने, इसलिए मैक्सिमम चार्ज लिया। अब यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट पूछ लेते हैं जैसा मिनिमम फ्लक्स पूछेंगे, तो मिनिमम फ्लक्स क्या होगा यार? आप क्या करिए, तार को यहाँ बिल्कुल बाहर से निकाल दीजिए, तार को बिल्कुल बाहर से निकाल दीजिए, तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं फंसेगा, तो फ्लक्स भी मिनिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जनरली ऐसा क्वेश्चन केवल किसके बारे में बनता है? मैक्सिमम फ्लक्स के बारे में बनता है। और आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये कोई स्फेयर है, मेटल स्फेयर, मेटल स्फेयर, ठीक है। और यहां पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है -Q, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज -Q रखा हुआ है। अब हमसे कहा जा रहा है कि यहां पर एग्जामिनर क्या ले रहा है? गॉसियन सरफेस,
ये क्या है? गॉसियन। ये क्या है? गॉसियन। ठीक है, तो पूछ रहा है कि गॉसियन के साथ फ्लक्स कैसा होगा, जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगेन आप तो जानते हैं कि इस गॉसियन, ये जो मैंने ग्रीन दिखा ना, ग्रीन, इस गॉसियन के साथ फ्लक्स आई थिंक इसके अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करेगा। और आई थिंक ये मेटल स्फीयर है तो न्यूट्रल है, तो बोले साहब चार्ज की बात क्यों है? अरे कोई बात नहीं, हमने इंडक्शन पढ़ा है ना, इंडक्शन कैसे। आइए इंडक्शन, ये देखिए इधर, ये माइनस क्यू से बच्चों यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा? इंडक्शन याद है, प्लस आ जाएगा, और इस जगह क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो आप समझ गए हैं कि जो ग्रीनिश पोर्शन है, हाँ शाबाश इंडक्शन, जो ग्रीनिश पोर्शन है, जो ग्रीन गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर ट्रैप्ड चार्ज कौन सा है, जीरो या नेगेटिव? नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड। तो यू नो ट्रैप्ड चार्ज समेशन क्यू कौन सा आया है? नेगेटिव। तो ऑब्वियसली फाई गॉसियन, ये भी समेशन क्यूब एप्सिलॉन नॉट, सीधी सी बात है। ट्रैप्ड चार्ज अगर पॉजिटिव होता तो फ्लक्स पॉजिटिव बनता, नेगेटिव है तो फ्लक्स भी नेगेटिव बनेगा, और ट्रैप चार्ज अगर जीरो होता तो फ्लक्स भी जीरो बन जाता। तो बड़े आसानी से आंसर आ गया हमारे पास। ठीक बात है। शोएब क्या प्रॉब्लम है बताएं जल्दी से, शोएब जल्दी से पूछें क्या प्रॉब्लम है। शोएब जल्दी पूछें। आशीष, इसमें भाई रिपीट करिए, माइनस क्यू पॉइंट चार्ज है ना। जैसे जो क्वेश्चन है उसको सुनो बेटे, दिमाग मत लगाओ इसके अंदर, सुनो चीजों को सब आ जाएगा यार, सब आता जाएगा, सुनो तो सही आप। तो ध्यान दीजिए, मेटेलिक स्फीयर था तो इंडक्शन हुआ माइनस क्यू, सामने तो प्लस क्यू हो गया, और बैक साइड पे क्या हो गया? माइनस क्यू। अब आप देखिए कि जिस तरह हमारी गॉसियन सरफेस, उसने किस चार्ज को ट्रैप कर रखा है? नेगेटिव चार्ज को ट्रैप कर रखा है। तो अगर ट्रैप्ड चार्ज नेगेटिव तो फ्लक्स भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने जो क्वेश्चन आपको कर रहा है उसमें क्या हो रहा था, मैं आपको अंदर वाला चार्ज दे रहा था और अंदर का ट्रैप चार्ज इधर में क्या पूछ रहा था? फ्लक्स पूछ रहा था। आई थिंक उल्टा क्वेश्चन भी तो हो सकता है, कभी कभी हम क्लोज बॉडी का नेट फ्लक्स आपको दे देंगे और अंदर ट्रैप चार्ज पूछ सकते हैं। कैसे? आइए, जैसे मानिए इन अ क्लोज बॉडी, इन अ क्लोज सरफेस, इनकमिंग फ्लक्स दिया हुआ है 5 × 10⁴ वोल्ट इंटू मीटर, आउटगोइंग फ्लक्स दिया हुआ है 4 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट इंटू मीटर। ध्यान से सुने, एक क्लोज सरफेस के बारे में, इनकमिंग फ्लक्स इज 5 × 10⁴, आउटगोइंग फ्लक्स इज 4 × 10⁴, ये हमें दिया हुआ है। अब हमसे पूछा हुआ है कि फाइंड एनक्लोज चार्ज, फाइंड एनक्लोज्ड चार्ज। हमें उस क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है ये पता करना है। जरा सोचिए, बिल्कुल उल्टा सवाल हो गया। इतनी देर से मैं एनक्लोज चार्ज दे रहा था और फ्लक्स पूछ रहा था, अभी मैंने क्लोज बॉडी का फ्लक्स दे दिया और एनक्लोज चार्ज पूछ लिया। अगेन कोई मुश्किल नहीं है, हम लोग गॉस थ्योरम लगा देंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम में फ्लक्स नेट डाल देंगे और क्या निकाल लेंगे वहां से? समेशन को निकाल लेंगे। तो फ्लक्स नेट बना तो ले। आई थिंक फ्लक्स नेट में अगर हम बात करें क्लोज बॉडी का फ्लक्स, आई थिंक दो फ्लक्स है यहाँ पर, हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। एक फ्लक्स और दूसरा फ्लक्स, दो फ्लक्स दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इन शब्दों पे ध्यान दें। इनकमिंग फ्लक्स आपने क्या सीखा था? इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, तो बोल इसको क्या लिखना पड़ेगा? -5 × 10⁴। ये माइनस क्यों लगाया समझ में आया? मैं आपको काफी देर से बोले जा रहा हूं, इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव लगा दिया, और दूसरा आउटगोइंग फ्लक्स दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो दोनों को अगर मैं सम अप करता हूं तो आ रहा है -1 × 10⁴ वोल्ट इंटू मीटर। ये क्या आ गया? इंडिविजुअल सरफेस का फ्लक्स या टोटल क्लोज बॉडी का फ्लक्स? टोटल क्लोज बॉडी का फ्लक्स आ गया। ठीक, अब टोटल क्लोज बॉडी का फ्लक्स आ चुका है, अब क्या करें? अब चलो गॉस के पास। गॉस वाज फाइनाइट समेशन क्यूब एप्सिलॉन नॉट। चलो दिस इज -1 × 10⁴ आ चुका है, दिस इज समेशन क्यूब एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पता है 8.85 10⁻−12। तो अब देखिए समेशन क्यू यहां से क्या आ रहा है? -8.85 इंटू 10⁻−8 कूलम, ये चार्ज आ जाएगा। हाँ रितु, 8.85 10⁻−8 कूलम, वेरी गुड। यानी हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के बिहाफ पे, उस क्लोज बॉडी के अंदर ट्रैप्ड टोटल चार्ज कितना है? नेगेटिव नेचर का, और किस वैल्यू का है? 8.85 × 10⁻−8 कूलम। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन से मैं एक लॉजिक आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ध्यान दें। जिन लोगों को फ्लक्स की समझ है वो जानते हैं कि इसका आंसर नेगेटिव आया है, नेगेटिव आना ही चाहिए था। क्यों आना चाहिए था इसको समझिए आप, जरा लैंग्वेज पे गौर करें। लैंग्वेज,
इनकमिंग फ्लक्स कितना था 5 इंटू 10⁴। इसको मैं थोड़ा देसी में बोल दूं, क्या बोल दूं, 50,000। इनकमिंग फ्लक्स कितना था 50,000 और आउटगोइंग कितना था 40,000। सोचिए ये क्लोज बॉडी, क्या मीनिंग है, इस क्लोज बॉडी में 50,000 लाइनें 50,000 लाइन्स एंटर कर रही हैं और बाहर कितनी जा रही है 40,000। अरे 50,000 लाइन्स आ रही हैं और 40,000 बाहर गई, यानी 10,000 तो अंदर ही रुक गई। अगर 10,000 अंदर ही खत्म हो गई हैं, 10,000 लाइन अंदर ही खत्म हो गई है, लाइनों को खत्म करने का काम किसका होता है, नेगेटिव चार्ज का। तो क्वेश्चन का डिजाइन देखते ही, क्वेश्चन का डिटेल देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए था देयर मस्ट बी नेगेटिव चार्ज इन योर क्लोज बॉडी। समझ में आ रहा है, 50,000 लाइन्स आई हैं और 40,000 लाइन्स गई हैं, तो लाइनों में कमी हुई है, तो लाइनों में कमी हुई तो निश्चित रूप से अंदर कौन था, नेगेटिव चार्ज था। अगर 50,000 लाइन एंटर करती और 60,000 लाइन बाहर जाती, 50,000 आई और 60,000 बाहर गई, तो अंदर लाइनें बड़ी हैं, तो अंदर लाइनें प्रोड्यूस हुई हैं, तो अंदर कोई ना कोई होगा जो लाइनों को प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो कौन होगा, पॉजिटिव होगा। अगर 50,000 लाइन्स आए और 50,000 ही बाहर जाए, 50,000 आए और 50,000 जाए, तो आने वाली 50,000 माइनस 50,000, जाने वाली 50,000 प्लस 50,000, टोटल फ्लक्स जीरो। टोटल फ्लक्स जीरो तो क्या नेट चार्ज अंदर जीरो होना चाहिए, यस, क्योंकि 50,000 आकर के 50,000 गई, तो यानी अंदर कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि अगर चार्ज होता तो लाइनों को या तो बढ़ा देता या घटा देता, लेकिन 50 की 50 ही बाहर गई है, न कमी हुई है न इंक्रीमेंट हुआ है, तो अंदर कोई चार्ज नहीं था। तो इस तरह से हम लॉजिकली भी जान सकते हैं कि अंदर चार्ज होगा तो बॉडी को, क्लोज बॉडी को नेट फ्लक्स मिलेगा, अंदर चार्ज नहीं है, नेट फ्लक्स ऑफ क्लोज बॉडी विल बी जीरो। चलिए समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। अभी आपने देखा कि हम इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम लेते हैं कुछ क्यूब वाले क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, क्यूब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है हमारे यहाँ पर। क्यूब में बहुत सारे तरह तरह के फॉर्मेट वो लेते हैं। नोटिस करिए, क्यूब में क्या होगा, पॉइंट चार्ज रख देगा, कहीं पर रख देगा, कभी यहाँ कभी वहां, और हमसे फ्लक्स की चर्चा की जाएगी। तो आइए करते हैं फ्लक्स की चर्चा। ये देखिए, मान लीजिए मुझे कहा जा रहा है कि क्यूब है, ये क्यूब है बच्चे। हमसे कहा जा रहा है कि पॉइंट चार्ज कहां पर है, क्यूब के ठीक सेंटर पर। पॉइंट चार्ज क्यूब के ठीक सेंटर पर है, और हमसे पूछ रहा है कि क्यूब का फ्लक्स निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि क्या हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, यस। क्यों लगा सकते हैं, हमें क्यूब का फ्लक्स निकालना है। क्यूब अपने आप में क्या है, क्लोज बॉडी है, एंड फॉर फ्लक्स ऑफ क्लोज बॉडी वी शुड प्रीफर गॉस थ्योरम। तो मैं गॉस थ्योरम लगा दूंगा। बोलिए, आप सब जान ही रहे हैं, क्यूब का फ्लक्स गॉस थ्योरम से क्या हो जाएगा, टोटल एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बात है, क्यूब का फ्लक्स आ गया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्यूब में जो चार्ज और ठीक सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक सेंटर पर है, तो क्या होगा, सभी जो 6 फेस हैं, सभी जो 6 फेसेस हैं, दे आर ऑल एट सेम रिलेटिव पोजीशन फ्रॉम द चार्ज। सेंटर से सभी की पोजीशन क्या है, सेम है। तो सिमेट्री के बेस पे अगर मैं बांटना चाहूं तो हर फेस से क्या निकलेगा, फाई क्यूब। हर फेस से क्या निकलेगा, फ्लक्स। क्या सभी 6 में बराबर कर दें, बिल्कुल बिल्कुल बराबर कर देते हैं। कितना हो जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन जीरो। शब्दों पे ध्यान रखें, पूरे क्यूब का फ्लक्स तो कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। जबकि एक फेस का फ्लक्स कितना है, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर है। मुझे समझा दीजिए आप लोग कि मैंने जो पूरे क्यूब का फ्लक्स निकाला, ये मैंने किस के बिहाफ पे निकाला, पूरे क्यूब का फ्लक्स, सिमेट्री बिहाफ पे या गॉस के बिहाफ पे। ध्यान दीजिए, मैंने पूरे क्यूब का फ्लक्स किसके आधार पर निकाला, गॉस के आधार पर। वेरी गुड शिवम, गॉस के आधार पर। तन्वी बिल्कुल सही है। और जो मैंने फेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन या 6 दीवारों में 6 पार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो किसके बेस पे किया, गॉस के बेस पे या सिमेट्री के बेस पे, सिमेट्री। वेरी गुड, ये मुझे सुनना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें गॉस का कोई रोल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन इज फुल्ली बेस्ड ऑन सिमेट्री। सिमेट्री थी इसलिए 6 लोगों को बराबर बांट दिया, उसमें कोई गॉस का रोल नहीं है। ये पूरा किसके बेस पे काम हुआ है, सिमेट्री के बेस पे काम हुआ है। और ये काम किसके बेस पे हुआ है, गॉस के बेस पे हुआ है। क्लियर, वेरी गुड। और आइए दूसरा लेते हैं। दूसरे में देखिए, मान लीजिए मुझे कहा जाए कि क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, अच्छी बात है। क्यूब है और इसके टॉप फेस के कॉर्नर पर, टॉप फेस के सेंटर पर क्यू चार्ज रखा है। अब मुझे पूछ रहे हैं क्यूब का फ्लक्स निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोटिस करिए कि मैं यहाँ पर इस क्यूब का फ्लक्स निकालना चाह रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिए कुछ समस्या आने वाली है। आराम से सुने, जिनको आता है वो भी सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं गॉस थ्योरम लगाना चाहूंगा। आप जानते हैं क्यूब क्लोज बॉडी है ना, बिल्कुल क्लोज बॉडी है, लेकिन आई थिंक जो क्यू चार्ज है वो ट्रैप्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्यू चार्ज कहां पर है, सरफेस पे है। सरफेस पे इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं ऊपर से देखूंगा चार्ज दिख जाएगा ना। गॉस थ्योरम की 2 रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, बॉडी शुड बी क्लोज्ड, एंड सेकंड रिक्वायरमेंट, चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड। चार्ज ढका हुआ, कवर्ड होना चाहिए।
मैं जानता हूं इस क्वेश्चन में आपकी बॉडी एनक्लोज तो है, सॉरी आपकी बॉडी क्लोज तो है, लेकिन चार्ज दिख जाएगा ऊपर से, चार्ज दिख जाएगा मतलब चार्ज एनक्लोज नहीं है। तो मैं चाह कर भी यहाँ गॉस थ्योरम नहीं लगा सकता, यहाँ गॉस थ्योरम नहीं लगेगी, और गॉस थ्योरम नहीं लगेगी तो फिर क्या करें, गॉस थ्योरम तो लगाना है। तो चार्ज एनक्लोज नहीं तो क्या करें, चार्ज एनक्लोज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सरफेस अज्यूम कर लें। तो ध्यान दें, जब भी आप एक्स्ट्रा सरफेस अज्यूम करेंगे तो वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। आपकी कोशिशें ऐसी होनी चाहिए कि ओवरऑल चार्ज पूरी बॉडी के सेंटर पे आ जाए और कवर्ड भी हो जाए। एनक्लोज तो हो ही जाए, लेकिन कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि ओवरऑल चार्ज किस पे आ जाए, ओवरऑल सरफेस के ठीक सेंटर पे आ जाए, तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए, अभी मैं इसको कवर करने के लिए इसके ऊपर एक और सरफेस मान ली मैंने। ये देखिए, इसको कवर करने के लिए मैंने क्या किया है, ये सी। अब विजुलाइज करिए, बोलिए, मेरे पास जो ओरिजिनल क्यूब था मैंने उसके ऊपर एक और क्यूब मान लिया। अब मुझसे मेरे को क्या फायदा हो गया, क्या अब मेरा क्यू चार्ज एनक्लोज हो गया है? यस। अब जो ओवरऑल शेप बनी उससे मेरा क्यू चार्ज क्या हो गया, एनक्लोज हो गया है। और मजे की बात, क्यू चार्ज कहां पे आ गया, क्या ठीक सेंटर पे, ओवरऑल चीज के ठीक सेंटर पे आ गया। हाँ, तो अब तो गॉस थ्योरम लग जाएगा। हाँ, गॉस थ्योरम लग जाएगा। अब फाई गॉसियन, अब फाई गॉसियन कितना होगा बच्चे, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। क्यूब एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हो गया, फाई गॉसियन। गॉसियन सरफेस कौन है इसमें, नीचे वाला डब्बा या ऊपर वाला डब्बा या ओवरऑल, ओवरऑल। ये जो ओवरऑल सरफेस है, इस ओवरऑल सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं, जिस पे हमने गॉस थ्योरम लगाया है। और इस ओवरऑल शेप का जो फ्लक्स होगा वो कितना है, क्यूब एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन हमें तो केवल अपना जो ओरिजिनल क्यूब है, जो नीचे वाला क्यूब, उसका हिस्सा चाहिए। आप देख रहे हैं ऊपर पार्ट और नीचे पार्ट में एकदम सिमेट्री है ना, और हमारा चार्ज ठीक सेंटर पे। तो सिमेट्री के बिहाफ पर क्या ऊपर और नीचे में क्या आधा आधा कर दिया जाए, बिल्कुल। तो अपने क्यूब का क्या होगा बच्चे, अपने क्यूब का हो जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई मेरी बात। अपने क्यूब के हिस्से में कितना आएगा भाई, ऊपर और नीचे एकदम सिमेट्री है ना, तो आधा उसको गया और आधा अपने को आ गया, तो अपने हिस्से में कितना आएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही आ जाएगा। अब जरा ध्यान दें कि यहाँ पर आप इस क्यूब के हिस्से में तो ये आ चुका है, क्यूब के हिस्से में तो ये आ चुका है, लेकिन यहाँ क्यूब के अलग अलग फेस का नहीं पूछा जाएगा। पिछले सवाल में तो क्यूब के अलग अलग फेस का ही पूछा था मैंने, ये देखो पूछा था ना। यहाँ पर क्यूब के अलग अलग फेस का नहीं पूछ सकते, कारण पहली बात तो ये जो टॉप लेयर है जिसमें क्यू रखा हुआ है, उसका फ्लक्स तो जीरो होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है कि जिस सरफेस में चार्ज लाई करता है उसका फ्लक्स जीरो रहता है, तो यहाँ तो जीरो रहेगा। लेकिन जो बाकी जो 5 हैं, 4 और बेस, बाकी पांचों की पोजीशन इस चार्ज के रिस्पेक्ट में सेम नहीं है, सेम नहीं है। इसलिए मैं सिमेट्री के बिहाफ पे बंटवारा नहीं कर सकता, और सिमेट्री नहीं है तो फिर यहाँ पर हमें बाकी पांचों का, बाकी इंडिविजुअल सरफेस का नहीं पूछेंगे। क्लियर है सब लोगों को, क्योंकि जहां क्वेश्चन बन सकता है वहीं पूछेगा एग्जामिनर। सिमेट्री हो तो पूछ लेता, और सिमेट्री नहीं है तो नहीं पूछेगा। वेरी गुड शिवम, ये बात समझ में आ गई आपको। अगला क्वेश्चन देखिए इसी के अंदर, थर्ड पार्ट। हमसे कह रहे हैं कि चार्ज कहां पे रखा है, कॉर्नर पे रखा है। चार्ज जो है क्यूब के कॉर्नर पे है, ये देखिए चार्ज क्यूब के कॉर्नर पे है, और क्यूब के कॉर्नर पे तो फिर पूछ रहे हैं क्यूब का फ्लक्स निकालिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चार्ज, बॉडी तो क्लोज है लेकिन चार्ज एनक्लोज नहीं है, तो एनक्लोज करने के लिए एक्स्ट्रा सरफेस माने, तो दिमाग लगाइए, कुछ ऐसा शेप बनना चाहिए कि चार्ज एनक्लोज भी हो जाए, साथ ही साथ पूरे सेंटर पे आ जाए। तो आप शायद समझ गए होंगे, मेरे पास डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बनेगा इसका। आई थिंक यहाँ पर 8 डिब्बों का एक शेप बनेगा। ये देखिए 4 डब्बे, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 8 डिब्बों का सिस्टम बनेगा। क्यों बनेगा समझिए उसको। ये देखिए 4 डब्बे तो नीचे हो जाएंगे, 4 डब्बे तो नीचे, उसके बाद चार्ज सेंटर पे तो आ गया, लेकिन मजा नहीं आ रहा, ऊपर से देखिए दिख जाएगा ना। सोचिए जैसे वो होता है ना, गिफ्ट पैक टाइप होता है जो, हाँ, तो यहाँ से चार्ज दिख जाएगा, हमें कवर करना है। तो 4 डब्बों के ऊपर क्या ठीक वापस वैसे 4 डब्बे रख दिए जाए, यस, 4 डब्बों पे क्या रख दिए जाए, 4 डब्बे रख दिए जाए। कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा डायग्राम तो मेरे से भी नहीं बनेगा। तो यूं समझिए कि 8 क्यूब्स का सिस्टम बनेगा, 8 क्यूब्स गोशन। गोशन में क्या आ जाएंगे, 8 क्यूब्स आ जाएंगे, और 8 क्यूब्स आ जाएंगे तो अब बताओ, 5 गोशन, 5 गोशन तो आज भी कितना रहेगा, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। पूरी शेप का कितना रहेगा, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। और मेरा जो एक डिब्बा था वो पूरे सिस्टम का 1/8 पार्ट है, तो सिमेट्री के बिहाफ पे मेरे क्यूब को कितना मिलेगा भाई साहब, दिस विल बी क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। मेरे क्यूब को कितना मिलेगा, वेरी गुड कंजन आर्ची, वेरी गुड, कितना मिलेगा अपने क्यूब को, क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। क्लियर है। अब और आइए,
हमारे डिब्बे को क्यू बाय एट एप्सिलॉन नॉट मिल गया है। अब जरा अपने डिब्बे को लेके साइड में कुछ बात करनी है और ये क्यूब था बच्चों, यहाँ क्यू चार्ज रखा हुआ था। इस क्यू चार्ज के वजह से पूरे डब्बे को कितना फ्लक्स मिला है? क्यू बाय एट एप्सिलॉन नॉट मिला है। कितना मिला? क्यू बाय एट एप्सिलॉन नॉट। अब मुद्दा ये है कि बोले कि इसकी 6 दीवारों में से, 6 फेसेस में से किसको कितना मिलेगा। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट होता है कि जिस सरफेस में चार्ज लाई करता है, जिस सरफेस में चार्ज लाई करता है उसका फ्लक्स जीरो रहता है। मुझे लगता है जो कॉर्नर पे जो क्यू चार्ज है वो 3 सरफेस का मेंबर है। किस किस का? एक इसका, एक इसका और एक ये पीछे वाले का। क्या दिख रहा है आप लोगों को? यस। विजुलाइज करिए, थोड़ा डायग्राम देखिए। आई थिंक टॉप सरफेस का मेंबर है, साइड वाली दीवार का मेंबर है, और क्या पीछे वाली दीवार का मेंबर है? तो ये कोना, ये जो कोना है, ये 3 सरफेस का मेंबर है। तो उन तीनों सरफेस का, तो यानी कि फाइव ईच शेडेड फेस, शेडेड फेस, वो तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हर तीन तीन में से हर शेडेड दीवार का तो कितना हो जाएगा? जीरो। और जीरो क्या होगा? कॉन्सेप्ट इज चार्ज जिस सरफेस में लाई करता है उसका फ्लक्स कितना रहता है? जीरो। तो उनको तो जीरो जीरो मिलेगा। अब 6 में से 3 दीवारों का तो जीरो है, बाकी कितनी बची? 3 दीवारें। और बाकी तीनों सरफेस इस क्यू के रेस्पेक्ट में सेम पोजीशन पे है। विजुलाइज करके देख लीजिए, आपके रूम में जो कॉर्नर होता है, ये रूम में जो कॉर्नर होता है, यहाँ पे चार्ज है, तो इसके कॉन्टेक्ट में ये दीवार, पीछे वाली दीवार और ऊपर वाली छत है। बाकी जो 3 दीवारें हैं, 2 दीवार और ये नीचे वाला बेस जो ग्राउंड सरफेस, ये तीनों की पोजीशन उस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में बिल्कुल सेम है। और सेम है तो सिमेट्री के बिहाफ पर डब्बे का जो भी चार्ज था वो किस में बटेगा? 6 में या बाकी तीनों में? वो बाकी तीनों में बटेगा। फाइव ईच अनशेडेड फेस कितना हो जाएगा बच्चे? 1/3 ऑफ टोटल फ्लक्स। कितना था टोटल फ्लक्स? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1/3, 1/3, 1/3 सबको बटेगा। तो बोलिए एक के हिस्से में कितना आएगा? क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट ये आएगा। क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट ये आएगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है सब क्या चल रहा है? पता लग रहा है कुछ? समझ में आया? क्यू वाले क्वेश्चन समझ में आ गए? अंजनी, शिवम, पता लग रहा है? हर्षिता, वेरी गुड। तो फाइनल करता हूं वापस से। अब ये चीजें सीखने की, देखो अब ये जो अपन ने सीखा है ना, ये कुछ स्टैंडर्ड आंसर है, आप चाहे तो इनको लर्न भी कर सकते हैं। सर गोशन में 8 क्यू बाय, बेटे एक ही तो चार्ज है, 8 चार्ज छोड़िए, एक ही कोने पे चार्ज है। अदिति, अरे भैया जो अपनी जो बॉडी है ना, ये देखो क्यूब, क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज है, और उस क्यूब, उस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए 8 इस तरह के डब्बों का ओवरऑल सिस्टम बनाया। तो ओवरऑल शेप का फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो 1/8 पार्ट अपना जो क्यूब है वो ओवरऑल गोशन का 1/8 पार्ट है, तो उसको टोटल फ्लक्स का 1/8 मिलेगा ना। समझ में आया? मोहम्मद ओवैसी, ध्यान दें। शेडेड वाले का फिर सुन ले। कॉन्सेप्ट इज, जिस सर्फ, जैसे मेरा हाथ है, मेरे हाथ में, मेरे हाथ के प्लेन में जो चार्ज रहेगा ना, उस चार्ज की वजह से मेरे हाथ पे फ्लक्स कितना रहेगा? जीरो रहेगा। सुन ले फिर, जिस सरफेस में चार्ज लाई करता है उसका फ्लक्स कितना रहता है? जीरो। मुझे बताइए कॉर्नर वाला चार्ज किस सरफेस का मेंबर है? एक तो ये टॉप सरफेस का, एक ये साइड वाली दीवार का, और एक ये पीछे वाली दीवार का। तो जिन 3 दीवारों का ये मेंबर है उनका फ्लक्स तो जीरो रहेगा। तो बोलिए डब्बे के फ्लक्स को कितने लोगों में बांटे? 6 लोगों में कि 3 लोगों में? 3 लोगों में बांटे, और 3 लोगों में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? क्यू बाय 24 एप्सिलॉन। समझ में आ गया ओवैस? रहमानी, समझ में आ गया आपको? चलिए, अब मेरी सलाह है आप लोगों को कि कुछ चीजें आप लर्न करें, उनको यूज करके आप अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। ध्यान दें इधर, सब लोग आ जाए फटाफट से। हाँ जी, ध्यान दें। क्यूब का फ्लक्स क्या हुआ करेगा? क्यूब एट एप्सिलॉन, सॉरी, क्यूब का फ्लक्स सेंटर पे चार्ज है तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट, तो एक दीवार का होगा क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और इस वाले केस में आप देख रहे हैं कि जिस कॉर्नर पे अगर चार्ज है तो पूरे डब्बे का क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट है, और उस कॉर्नर के कांटेक्ट में जो 3 दीवारें हैं उनका तो जीरो जीरो जीरो, और बाकी 3 दीवारों में से हर एक का क्यूब बाय 24 एप्सिलॉन नॉट ये हुआ है। और अगर ये आपको लर्न कर सकते हैं इस बात को, इस बात को कॉन्सेप्ट की तरह लर्न कर लेंगे, तो इसको लेकर के फिर अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन कैसे? ये देखिए, अभी आपको समझ में आएगा सबका रोल क्या था। वो क्वेश्चन भी है और वो कॉन्सेप्ट भी है।
ये देखिए क्यूब है। अब ध्यान दीजिए, सेंटर पे रखा है Q1 चार्ज, यहाँ पे रखा है Q2 चार्ज, और यहाँ पे रखा है मान लीजिए Q3 चार्ज। ठीक है, ओके। और नोटिस करें ये नीचे वाला जो एरिया, ये जो फेस है शेडेड फेस है, मुझे पूछा जा रहा है कि 5 शेडेड फेस, जो शेडेड फेस है बोले उसका फ्लक्स निकालिए। अब मैंने इतना जितना आपको पढ़ा है सबका यूज कर सकते हैं, आराम से बात करें मेरे साथ। यस, केवल एक दीवार का फ्लक्स निकालना है। कौन सी दीवार का? वो भी शेडेड दीवार का। दिख रहा है सब बच्चों को? इसका फ्लक्स निकालना है। जरा सोचिए, Q1 सेंटर पर है, तो Q1 की वजह से एक फेस को कितना मिलने वाला है? बोलिए। Q1 अपॉन क्या सी चले नोट, एक फेस को। पूरे डब्बे की बात नहीं हो रही, केवल शेडेड फेस की बात हो रही। ठीक, और आइए Q3, Q3 कॉर्नर पर है, Q3 कॉर्नर पर है, और ये जो शेडेड फेस है, क्या Q3 उसका मेंबर भी है? तो जो अभी भी पढ़ के आया उसकी वजह से Q3 की वजह से कितना फ्लक्स, Q3 की वजह से कितना फ्लक्स मिलेगा? जीरो। Q3 की वजह से कितना फ्लक्स मिलेगा? जीरो। और Q2 की वजह से, Q2 कहां पर है? कॉर्नर पर है, और कॉर्नर पर चार्ज होता तो एक फेस, ऐसा फेस जो कि उसके, जो कि चार्ज उसके सरफेस में नहीं है, तो उसके लिए क्या मिलेगा? Q2 बाय 24 अपसाइलन नॉट। बोली बात समझ में आई सबको? ये जो इतना मैं सिखा के ला रहा हूं उसका यूज समझ में आया आपको? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं घुमाने वाले। यस प्रशांत, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हो रहा है ये? चलिए फिर समझिए आप लोग, क्या था हमारे पास? एक क्यूब था, क्यूब के सेंटर पे Q1 चार्ज था, एक कॉर्नर पे Q2 चार्ज था, और दूसरे कॉर्नर पर Q3 चार्ज था। आपने मेरे से बोला कि यार वो शेडेड फेस का, आपने पूरे डब्बे का नहीं पूछा है, क्या पूछा आपने मुझसे? शेडेड फेस का पूछा है, तो शेडेड फेस के बारे में ही हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? पता लगा आपको? और Q1 वाला क्या दिला रहा है? ये दिलाएगा। Q3 वाला तो जीरो दिलाएगा, अभी पढ़ के हम लोग, और Q2 वाला ने ये दिला दिए, आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं ना? चलिए कर सकते हैं, तो और आइए और देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है किसी जमाने में, ध्यान दें। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 एंड Q8। ध्यान दीजिए, एक क्यूब है, उसके सभी आठों कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, सभी आठों कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि क्यूब का फ्लक्स कितना होगा। मुझे बताइए क्यूब का फ्लक्स कितना होगा? क्यूब 5 क्यूब, क्यूब का नेट फ्लक्स निकालना है। मुझे बताइए अगर केवल एक कॉर्नर पे Q1 चार्ज होता, कोई और नहीं होता, केवल एक सिंगल कॉर्नर पे Q1 चार्ज होता, तो एक अकेला Q1 चार्ज क्यूब को कितना फ्लक्स दिलाता है? क्या ये दिलाता है? अभी पढ़ा था हम लोगों ने। कॉर्नर पे रखे चार्ज से डब्बे को कितना फ्लक्स मिलता है? Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो अकेला Q1 ये दिलाएगा। इसी प्रकार अकेला Q2 ये दिलाएगा। इसी प्रकार अकेला Q3 ये दिलाएगा। इसी प्रकार क्या ये सब करते करें क्या Q8 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डब्बे के एक कॉर्नर पे Q1 चार्ज है, कोई कहीं कुछ भी नहीं है, बस एक कॉर्नर पे Q1 चार्ज है, तो उस Q1 की वजह से पूरे डब्बे को कितना मिलेगा? Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर Q1 चाहे तो उसकी वजह से ये मिलेगा, अकेले Q2 की वजह से ये मिलेगा, अकेले Q3 से ये मिलेगा, Q4 और इस तरह से। और अरे भाई आशीष चंद्र, इतनी देर से क्या सुन रहे हो आप? चार्ज एनक्लोज नहीं है। एनक्लोज नहीं है तो आपको याद है एक कॉर्नर पे कैसे निकाला था? 8 डिब्बों का सिस्टम बनेगा भाई साहब। पीछे जाके देखो, थोड़ा सा दिमाग खुला रखो। यहाँ पे आइए भाई साहब, आशीष भाई साहब यहाँ देखिए जरा। ये रहा एक कॉर्नर पे चार्ज, इसके लिए आपने क्या किया था? 8 डिब्बों का सिस्टम बनाया था, तो ये कॉन्सेप्ट याद करा के लाया हूं ना आपको। कॉर्नर पे चार्ज होता है, डब्बे को कितना मिलता है, ये अभी निकाल के बताया ना कॉन्सेप्ट। फिर थोड़ा दिमाग खुला रखो भाई, वरना आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कॉर्नर पे रखा चार्ज डब्बे को कितना दिलाता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट दिलाता है। इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया इस सवाल के अंदर जो एम्स में आया हुआ है। समझ में आया क्वेश्चन? हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहेगा, इस तरह से कर सकते हैं, हो जाएगा। चलिए अब ये सब आपको समझ में आने लगा है। ध्यान दीजिए, आपको ध्यान है कि जब हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं तो हम लोग फ्लक्स के लिए, ध्यान दीजिए, हम लोग फ्लक्स के लिए आपको क्या सिखाते हैं? इंडियल सरफेस का फ्लक्स क्या होता है? E a cos थीटा। इसमें आप ध्यान रखना, ए जो होता है वो क्या होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास, इसको आप पहले तो यूं समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई सरफेस है, अगर मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो आई थिंक यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर और यहाँ पर सब जगह सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा काउंटिंग में। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास सरफेस यूं हो जाए,
इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सब जगह सेम है कि अलग अलग है? यहां पर क्रॉस सेक्शन अलग है और यहां पर क्रॉस सेक्शन अलग है। तो आप समझिए, अगर क्रॉस सेक्शन अलग अलग है तो आप समझिए सारी इनकमिंग आउटगोइंग लाइन अगर मुझे काउंट करनी है तो सब जगह क्रॉस सेक्शन सेम है तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर सब जगह क्रॉस सेक्शन अलग अलग है तो सोचिए, अगर मैंने केवल छोटा क्रॉस सेक्शन में काउंट किया तो आई थिंक ये लाइन मिस हो जाएगी। तो अगर मुझे सारी लाइन को कवर करना है तो क्या होना चाहिए मेरे पास? यस, क्या होना चाहिए? क्या मुझे सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया लेना चाहिए? यस। तो ध्यान रखें, एरिया जो होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकल है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर आपकी ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल है, उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, तो अगर आपको सारी लाइनों को काउंट करना है, अगर आप फुल काउंटिंग करना चाहते हैं, अगर आप सारी लाइनों को कवर करना चाहते हैं, तो सारी इनकमिंग या सारी आउटगोइंग लाइनें काउंट कब हो पाएंगी? छोटे एरिया से या सबसे बड़े एरिया से? सबसे बड़े एरिया से। और सबसे बड़े एरिया से होंगी, इसीलिए आपको क्या लेना है? हमेशा एरिया कौन सा लेना है? मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। क्लियर है? मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया आपको लेना है। और अगर मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है तो अब सुनिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है। एक क्वेश्चन सुने अच्छे से। जैसे मानिए ये है कौन शेप, कोनिक शेप होता है ना, ये कौन है, ठीक है, ये इसका हाइट होगी। ओके, चीजों को समझिए, ये इसकी रेडियस मान लेते हैं आर और इसकी हाइट है मान लीजिए एच। एच इसकी हाइट है, ठीक है, एच क्या इसकी हाइट है। ये कौन हो? मान लीजिए बच्चे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अब आप जैसा कि जानते हैं, अगर मैं पूछूं कौन, कौन अपने आप में क्लोज सरफेस है। अगर मुझे पूछा जाएगा कि कौन का नेट फ्लक्स कितना होगा, कौन का नेट फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा? जीरो, क्योंकि उसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, लेकिन वही अंदर चार्ज नहीं, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? जीरो। अब नेट फ्लक्स जीरो तो होगा, लेकिन हम नेट फ्लक्स नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं इनकमिंग फ्लक्स या केवल आउटगोइंग फ्लक्स। केवल इनकमिंग या केवल आउटगोइंग पूछ रहे हैं। तो आइए, केवल इनकमिंग। अब जरा सोचिए, इमेजिन करिए, कौन कौन होता है जैसे आइसक्रीम का कौन होता है। सोचो, एक टेबल पे आइसक्रीम कौन उल्टा रख दिया, ये मैंने आइसक्रीम का कौन उल्टा रख दिया। अब मुझे उसका मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए। अगर मैं उसको नाइफ से इस तरह कट करना शुरू करूंगा तो जरा इमेजिन करिए, सबसे बड़ा एरिया कब मिलेगा? परपेंडिकुलर सबसे बड़ा एरिया कब मिलेगा? क्या ठीक बीच में से कट करेंगे तब मिलेगा? यस, मैं दिखा सकता हूं, नोटिस करिए। अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूंगा, मेरे ख्याल से ये सीन होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सीन होना चाहिए। देखो आराम से, पता लग रहा है आपको? वेरी गुड। मिड में से काटेंगे तभी सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा। तो अगर मुझे कहा जाए कि कौन का नेट फ्लक्स कितना है, तो मैं जीरो बोल दिया। लेकिन अगर मुझे पूछा जाए कि इनकमिंग फ्लक्स कितना है, केवल इनकमिंग, इनकमिंग फ्लक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? ई इंटू ए कोस थीटा। ई ए कोस थीटा करेंगे तो इसमें आप देखिए ई, ई कितना रहेगा अपना? ई एरिया, एरिया कौन सा ले? छोटा एरिया कि मैक्सिमम एरिया? मैक्सिमम एरिया। और मैक्सिमम एरिया क्या ट्राइंगल का हो जाएगा? ट्राइंगल का एरिया कितना होता है बच्चे? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा? 2r। बेस 2r हो जाएगा, रेडियस r है तो बेस कितना होगा? 2r। और हाइट ये देखिए, और कोस क्या 180 हो ही जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, माइनस का ई आर एच। ये क्या आ जाएगा? इनकमिंग फ्लक्स आ जाएगा। मुझे कहा जाए भाई तो आउटगोइंग फ्लक्स बता। आउटगोइंग के लिए भी मैं क्या करूंगा? ई ए और कोस थीटा। तो इस केस में ई तो ई रहेगा, एरिया छोटा मोटा एरिया लें या मैक्सिमम एरिया लें? मैक्सिमम एरिया लेना है, और मैक्सिमम एरिया तो कितना हो जाएगा? प्लस का ई आर एच हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? तो ध्यान दें, इस सवाल में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, फाइंड द फ्लक्स ऑफ कौन, बिना काम के आंसर जीरो। फाइंड इनकमिंग फ्लक्स या आउटगोइंग फ्लक्स, तो उसके लिए साधारण एरिया नहीं लेना है, क्या लेना है? मैक्सिमम क्या लेना है? मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया लेना पड़ेगा, वो आपके काम आएगा। ठीक है, मिड एरिया का ठेका नहीं है अंजनी, ध्यान दें, मिड एरिया का कोई फिक्स नहीं है। मिड से मतलब नहीं है, इस पर्टिकुलर केस में मिड जो है ना मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन मिड से मतलब नहीं, जहां पर मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा वो काम में लिया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अभी सब आप समझने लगे हैं। तो बच्चों ये सब क्वेश्चन हमने किसके बारे में किए हैं? ये सब क्वेश्चन हमने किए हैं गॉस थ्योरम को यूज करने के बारे में। कभी कभी मैं चार्ज देकर के फ्लक्स पूछ रहा था, कभी कभी मैं फ्लक्स देकर के चार्ज पूछ रहा था। नेट फ्लक्स निकालना सब आपको आता है। और मजे की बात क्या है, क्लोज बॉडी का नेट फ्लक्स केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? अंदर बैठे हुए चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? चलिए, एक और क्वेश्चन लेंगे जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जेई के अंदर। ध्यान, उस क्वेश्चन से आगे कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे।
चीजों को समझिए। जैसे मान लीजिए अरेंजमेंट दिया हुआ है चार्जेस का, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये अपना जेड एक्सिस है इधर, ये जेड एक्सिस हो गया। यहाँ पर एक क्यूब रखा हुआ है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक क्यूब रखा हुआ है। ये सब अरेंजमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक क्यूब रखा हुआ है, ये क्यूब रखा हुआ है, और हमसे बोल रहे हैं कि क्यूब का साइड कितना है, ए। क्यूब का साइड कितना है, ए साइड, ठीक है। हाँ विकास, क्या हो गया? विकास डाउट पूछे, जल्दी से डाउट पूछे विकास, क्या प्रॉब्लम है? हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, दैट इज 2√2x आई केप। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए ट्रैप चार्ज, एनक्लोज्ड चार्ज इन क्यूब, क्यूब में एनक्लोज चार्ज कितना ही हमसे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। विकास, क्या समझ में नहीं आया तुम्हें, जल्दी से बोलो, क्या समझ में नहीं आया विकास, जल्दी से बोलो। अरे भैया आइसक्रीम का कौन लेना आज, कौन होता है ना आइसक्रीम का कौन, उसको उल्टा करना, उल्टा करके टेबल पर रख देना और उसको काटना कि मैक्सिमम एरिया आपको कहां से दिखेगा। ओबियसली मैक्सिमम एरिया कहां से दिखेगा, कौन देखते हो आप, आइसक्रीम का कौन होता है ना आइसक्रीम, उसको उल्टा रखना टेबल पे, उसको चाकू से काटना, तो आपको मैक्सिमम सरफेस एरिया कब दिखेगा, जब ठीक बीच में से काटोगे, तभी तो मैक्सिमम ट्रायंगुलर एरिया दिखेगा ना आपको। वो जो मैक्सिमम एरिया होगा वही हमें सवाल में काम में लेना है, समझे मेरे भाई। चलिए ध्यान दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है, फटाफट से इस क्वेश्चन पे आ जाए, ध्यान से सुना करो। एक क्यूब रखा हुआ जिसकी साइड ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 2√x, और इलेक्ट्रिक फील्ड आई केप डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये हमें पता लग गया, देखते पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। हमसे पूछ रहे हैं इस क्यूब में एनक्लोज चार्ज कितना होगा। एक बात है ना, अगर हमें क्यूब का चार्ज देते तो हम फ्लक्स बता देते, और अगर मुझे क्यूब का फ्लक्स पता लग जाए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, क्यूब का चार्ज निकाल सकता हूँ। तो हम क्यूब का फ्लक्स निकालने, पहले क्यूब का फ्लक्स निकालने जा रहे हैं डेफिनेशन से। कोई पूछ सकता है साहब गोस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, अरे गोस इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि गोस थ्योरम को यूज करके मैं उसमें फ्लक्स डालूंगा और वहां से क्या निकालूंगा, चार्ज। तो फ्लक्स डेफिनेशन से निकालते हैं, अगर समझदारी से काम करें तो इधर देखिए, सबसे पहले आई थिंक ये हो गया आपका सरफेस 1, ये हो गया आपका सरफेस 2, बाकी क्या होगा, सरफेस 3 4 5 6 हो गए, 6 सरफेस है। कॉमन सेंस लगाइए कि सरफेस 1 का एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, एरिया 1 ये हो जाएगा, और सरफेस 2 का एरिया वेक्टर क्या सीखा था कल, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। नहीं अंजू, जीरो नहीं आएगा, शिवम ध्यान दें, जीरो नहीं आएगा, सुनिए सुनिए, इसलिए सीख रहे हैं। पहली सरफेस का एरिया कैसा होगा, नॉर्मल आउटवर्ड, और दूसरी सरफेस का भी एरिया कैसा होगा, नॉर्मल आउटवर्ड। अब इस डायग्राम को देख करके आपको समझ में आता होगा कि फाइनेट मुझे निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी 6 सरफेस का फ्लक्स करना है। ये 1 थी, ये 2 थी, बाकी 3 4 5 6 सरफेस है ना। इन्हें आप कॉमन सेंस लगाइए, बाकी जो 4 सरफेस है 1 और 2 के अलावा बाकी जो 4 दीवारें हैं, जैसे देखिए ये 1 और ये 2, ठीक है, तो इन बाकी 4 से फ्लक्स गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है, क्योंकि फ्लक्स में आना और जाना तो यहां से होगा। बाकी 4 से फ्लक्स का आना जाना हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, वेरी गुड। तो ध्यान दीजिए, हम कॉमन सेंस से जानते हैं 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, ये सब क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे, क्योंकि लाइनों का आना जाना, लाइनों का आर पार होना कहां से हो रहा है, सब दीवारों से, या 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो केवल 1 और 2 के बारे में बात करें, आइए 5 1 करने जा रहे हैं। 5 1 क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, ई, ध्यान दीजिए ई का फंक्शन कैसा है, 2√x, और जहां पे सरफेस 1 है वहां पर x की वैल्यू कितनी है, 0, जहां पर सरफेस 1 है वहां x की वैल्यू कितनी है, 0, क्या होगा, ई, एरिया तो वही ए स्क्वायर, और क्या होगा, cos 0। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहां पे फ्लक्स भी कितना होगा, 0 होगा, पता लग रहा है सबको। सरफेस 1 के, हाँ ये वेरिएबल है इसलिए नेट फ्लक्स क्यूब 0 नहीं आया, हाँ वेरी गुड, बराबर, ये ऐसा ही बोल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेरिएबल मैग्नेटिक, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सरफेस 1 जहां पर है वहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, और अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसमें 0 डालोगे तो 0, यानी फ्लक्स 1 भी कितना है, 0 है। फ्लक्स 2 पे आए, हाँ जी, सरफेस 2 के यहाँ पर, सरफेस 2 के यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 या ए, एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 या ए, ए, तो फिर क्या करें, 2√a, एरिया हो गया ए स्क्वायर, और कोस 0 डिग्री, तो आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 2, और ए की पावर आ रहा है 5/2। तो आप देखिए, मैंने डब्बे की 6 दीवारों का फ्लक्स निकालना था नेट फ्लक्स के लिए, तो 4 दीवारें, ये जो 4 दीवार थी ये वाली, कौन सी 4 दीवार, 1 2 3, ये जो 4 दीवार थी उनका तो 0 0 था,
एक तो इसका भी जीरो आ गया और उसका नॉन जीरो आ गया, सभी का फ्लक्स आ गया। अब सभी के फ्लक्स को टोटल कर लेते हैं। टोटल नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3 प्लस डैश डैश करके, और ये सब जोड़ के कितना आ जाएगा, 2a की पावर 5/2। कितना आ जाएगा, 2a की पावर 5/2। नेट फ्लक्स सही आ रहा है, लेकिन नेट फ्लक्स निकालना तो मेरा टारगेट नहीं था। अरे कहाँ होगा, थोड़ा उज्ज्वल दिमाग लगाओ भाई, उज्ज्वल थोड़ा सा, डब्बा कहाँ रखा हुआ है देखो, एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, -x में जा रहा है। नहीं, फर्स्ट वाले में तो 180, हाँ पहले वाले में 180 आएगा, पहले वाले में 180 आएगा, सही है। लेकिन वहां पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था ना, पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो था, तो वहां पे फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। चलिए नेट फ्लक्स आ गया। अब क्या करें, गॉस से बात कर लें। नेट फ्लक्स बराबर क्या था, समेशन क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो फिर क्या हो जाएगा यहां से, यस नेट फ्लक्स इज 2a 5/2 बराबर समेशन क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से समेशन क्यू आ रहा है, यहां से समेशन क्यू आ रहा है 2 एप्सिलॉन नॉट a की पावर 5/2। यानी कि मैं कह सकता हूं ये डब्बा के अंदर कितना चार्ज है, 2 एप्सिलॉन नॉट a की पावर 5/2। तो इस सवाल की स्पेशल बात क्या हो गई, इस सवाल में क्या किया हमने, हमने इस सवाल में चार्ज से फ्लक्स निकाला कि फ्लक्स से चार्ज निकाला। चार्ज से फ्लक्स नहीं निकाला है, बल्कि फ्लक्स से चार्ज निकाला। तो फ्लक्स हमने पहले डेफिनेशन से पूरे डब्बे का फ्लक्स कैलकुलेट किया, वो जो टोटल फ्लक्स आया उसको हमने क्या कर दिया, उसको हम लोगों ने गॉस थ्योरम में रख दिया, तो हमें क्या मिल गया, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस या क्यूब के अंदर का चार्ज मिला। हाँ नंदिनी क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से बोलिए, नंदिनी क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलिए। भाइयों समझ में आ रहा है कुछ, कुछ समझ में आ रहा है या सब बाउंसर। हाँ भाई साहब, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो इस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है ना, और एक्स पर डिपेंड करेगा तो ऑब्वियसली देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2√x। तो √0 क्यों लिखा, अरे भैया सरफेस वन के यहाँ एक्स वैल्यू जीरो है, देखो डायग्राम देखो ना, सरफेस वन के यहाँ एक्स वैल्यू कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। नहीं इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है सौरभ, इसमें प्लेन सरफेस है तो इंटीग्रेशन की कहां जरूरत आ रही है। चलिए तो बात को आगे बढ़ाते हैं, ये सब आपने पढ़ लिया है, ये सब क्या था, हम लोग क्वेश्चंस करने का तरीका होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमने गॉस थ्योरम के ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, बात है मेन मुद्दे पर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्या शुरू करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। जी हाँ, अभी तक आपने जो किया है ये सब क्या था, गॉस थ्योरम का छोटा मोटा यूज था। गॉस थ्योरम का जो असली यूज है वो क्या है, गॉस थ्योरम का असली यूज ये है कि ऐसे चार्ज ऑब्जेक्ट में चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसे चार्ज ऑब्जेक्ट इनमें चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उन चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में गॉस थ्योरम यूज होता है। आपको याद होगा 2 लेक्चर पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना शुरू किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते टाइम मैंने आपको बोला था कि मुझे 8 मेंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाना है। आपको याद है मैंने 4 मेंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ा दिया था, पॉइंट चार्ज, लीनियर चार्ज और रिंग और आर्क। लेकिन हमें प्लेटें और स्फीयर वगैरह का भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है ना, तो ध्यान दीजिए प्लेटें और स्फीयर वगैरह का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरी गुड अंजलि, प्लेटें और स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम किससे बनाते हैं, गॉस थ्योरम से बनाते हैं। गॉस थ्योरम का मेन एप्लीकेशन यही है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या यूज है इसका, यूज टू फाइंड या यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज distribution of large dimension, large dimension। जी हाँ, ये छोटी मोटी चीजों पे काम ही नहीं करता, ये केवल किस पर काम करता है, लार्ज साइज की चीजें होनी चाहिए, पहली शर्त लार्ज डायमेंशन की चीजें होनी चाहिए, दूसरी शर्त चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, उनका ई बनाने में ये काम में आता है। तो बच्चों यूं समझिए, वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक वापस से रीओपन होने जा रहा है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अधूरा छोड़ा था उसको वापस से शुरू कर रहे हैं। 4 मेंबर पहले हो चुके हैं, 4 मेंबर और पढ़ने, 5वां मेंबर रहेगा हमारे पास नॉन कंडक्टिंग शीट के बारे में, 6वां मेंबर रहेगा हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट के बारे में, उसके बाद अगला मेंबर रहेगा कंडक्टिंग स्फीयर, उसके बाद अगला मेंबर रहेगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इस तरह से 4 मेंबर और हम पढ़ने वाले हैं, उनके फॉर्मूला, ग्राफ, डायरेक्शन, क्वेश्चन वो सब करने जा रहे हैं। आइए
सबसे पहले शुरू करता हूं मैं किसके बारे में, सबसे पहले मैं ले रहा हूं कि नॉन कंडक्टिंग लेयर, नॉन कंडक्टिंग शीट या लेयर बोल दीजिए, शीट बोल देता हूं, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, उस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। नॉन कंडक्टिंग शीट है क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है और ऑफ कोर्स लार्ज डायमेंशन की है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे। नॉन कंडक्टिंग शीट लार्ज डायमेंशन की है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी है, सरफेस चार्ज कितनी है, सिग्मा है। तो इसकी वजह से कहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके बारे में चर्चा करनी है। तो आइए करते हैं चर्चा। जैसे मानिए ये शीट है, छोटी छोटी बातें बोलूंगा, ध्यान से सुने और समझे, सब समझ में आ जाएगा। ये कोई शीट है, ठीक है, शीट बोल रहा हूं तो आई थिंक इसमें कोई थिकनेस नहीं है, एक पतली सी लेयर हो गई, शीट शीट वर्ड बोल रहा हूँ, पतली सी लेयर है, और लेयर है तो इसमें कोई थिकनेस नहीं है, और थिकनेस नहीं है तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, 3D या 2D, 3D ऑब्जेक्ट है या 2D ऑब्जेक्ट है, थिकनेस होता तो ये 3D ऑब्जेक्ट हो जाता, तो थिकनेस नहीं है तो ये 2D ऑब्जेक्ट है, और 2D ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम तो हो नहीं सकता, केवल क्या होगा, एरिया। तो म्यू समझिए इस पे जो भी चार्ज है वो कहां चला गया, इसके एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसलिए मैं कौन सी डेंसिटी की बात करूंगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा की बात करूं। ठीक, आपने मुझसे बोला कि इसकी वजह से आप यहाँ पर आर दूर पर ये कोई पॉइंट है, आपने बोला यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, यहाँ कितना होगा, क्लियर है, समझ में आ गया। ये देखिए ये शीट है, इससे आर दूर पर, शीट से आर दूर पर ये कोई लोकेशन है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि कितना रहेगा, और ये काम हम किससे करना चाह रहे हैं, गॉस थ्योरम से करना चाह रहे हैं। गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, हम जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट था वहां पे हम क्या करते हैं, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं, उस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स एक बार तो डेफिनेशन से निकालेंगे और एक बार सीधे गॉस थ्योरम से निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर गॉस थ्योरम अज्यूम कर लूं मैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से गुजरने वाला एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया, देखिए आप देख रहे हैं मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे अज्यूम कर लिया है, और जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने अज्यूम किया है जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मान लेता हूं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए, क्रॉस सेक्शन कितना मान लिया, ए मान लिया। अब इस सिलेंडर का फ्लक्स हम एक बार तो डेफिनेशन से निकालेंगे और एक बार इसी का फ्लक्स हम सीधे गॉस से निकालेंगे, आओ करते हैं। जरा नोटिस करिए, इसको बोल दिया सरफेस 1, इसको बोल दिया सरफेस 2, इसको बोल दिया सरफेस 3। अगर मैं मान लेता हूं कि शीट पॉजिटिव है तो हर जगह कैसा माहौल बनाएगा, अवे अवे अवे, शीट इधर भी अवे अवे, इधर भी अवे अवे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैसा होगा, अवे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे, और जान लीजिए ये सरफेस 2 है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे, पता लग रहा है सब लोगों को, यहाँ भी कैसा होगा, अवे, ठीक है। एरिया वेक्टर का क्या सीखा था हम लोगों ने, नॉर्मल एंड आउटवर्ड, नॉर्मल एंड आउटवर्ड, तो बोलिए एरिया 3 कैसा होना चाहिए, नॉर्मल आउटवर्ड, एरिया 1 भी कैसा होना चाहिए, नॉर्मल आउटवर्ड, और एरिया 2 भी कैसा होना चाहिए, नॉर्मल आउटवर्ड। याद है ना आपको, नॉर्मल और डिब्बा के बाहर, देसी में याद करें, नॉर्मल और डिब्बा के बाहर। हो गई सब तैयारी, अब आ जाइए, अब खेल लेते हैं। यस, इधर देखिए डेफिनेशन से फ्लक्स क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, और गॉस से क्या फ्लक्स होगा, सीधे समेशन क्यूब एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। चलो करते हैं, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, और गॉस से क्या होगा, समेशन क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। अब आ जाओ φ1 आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, क्या ये E इंटू ए हो जाएगा, E इंटू ए, पूरा लिख देता हूँ, ई ए पता लग ही रहा है। φ2 कितना हो जाएगा, 0, 90 एंगल हो रहा है ना यहाँ पे, देखो 90 एंगल हो गया, तो φ2 0, और φ3 वापस से कितना हो जाएगा, E इंटू ए, पता लग रहा है। सरफेस 1 के यहाँ ई और ए में 0 एंगल है तो ई ए cos थीटा से ई हो जाएगा, सरफेस 3 के यहाँ भी ई और ए में दोनों में 0 एंगल है तो वो भी ई हो जाएगा, और सरफेस 2 तो हो गया ना, ये बराबर समेशन क्यू, ये जो शीट है ये तो लार्ज डायमेंशन की है, इस शीट का कितना एरिया, इस शीट का कितना एरिया हमारे सिलेंडर में फंसा हुआ है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन कितना है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। तो सोचिए कि यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज होता है तो ए एरिया पे कितना चार्ज होगा, क्या सिग्मा ए चार्ज हो जाएगा, यस। तो हमारे यहाँ कितना चार्ज फंसा हुआ है, सिग्मा ए। नहीं तेजस, मैंने उसका एरिया ए मान लिया है, तो अगर एरिया ए है तो सरफेस चार्ज में सिग्मा है, तो 1 एरिया में सिग्मा चार्ज फंसता है तो ए एरिया में कितना चार्ज फंसेगा, सिग्मा इंटू ए। तो क्या मैं यहाँ लिख दूं, ट्रैप्ड चार्ज सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, और नीचे तो एप्सिलॉन नॉट आ ही जाएगा। तो अब देखिए इसको सोल्व करें तो हमारे पास आ रहा है ई इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यार आज के बाद शीट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें, यस, आज के बाद शीट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें, क्या फॉर्मूला है,
शीट का जब भी क्वेश्चन आएगा नॉन कंडक्टिंग शीट सिग्मा डेंसिटी तुरंत फॉर्मूला याद करिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई फालतू कैलकुलेशंस नहीं करनी है, कोई डेरिवेशन नहीं करना है। आपको भी मैं सारे फॉर्मूला याद करने की सजेशन दूंगा, एक आध डेरिवेशन इसलिए बताया था कि आपको आइडिया रहे, ठीक है। चलिए, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने देखा मजे की बात क्या है, यस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें सिग्मा आ गया, लेकिन जिस डिस्टेंस आर पे आप काम कर रहे थे वो तो इसमें नहीं आया। तो हमें सीखना पड़ेगा कि ये आर के ऊपर डिपेंड, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, शीट के कारण यहाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा कि सेम होगा, सेम होगा। ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये आपको विशेष बात नोटिस करनी है। क्लियर है सबको? चलिए, तो बच्चों था नॉन कंडक्टिंग शीट के बारे में, फाइनल करता हूं और क्वेश्चन शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, अभी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ बेटे, उस पर ले लेना आप, क्लास के 10 मिनट बाद आपको मिल जाएगा लिंक, मैं अभी शेयर कर दूंगा। हैंड आउट का जो लिंक है वो ये रहेगा। आरसी मैंने लिंक कल भी तो शेयर किया था, कल नहीं लिया आपने? लिंक है सब लोगों के पास? अभी भी कुछ लोग तो नहीं नहीं बोल रहे हैं। ठीक है भाई, लिंक वापस देता हूं, वापस देता हूं लिंक, और क्या कर सकते हैं फिर। ये लो भाई लिंक, ये लिंक आ गया आपके पास, इस लिंक को संभाल के रखो, डेली यही रहेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दें, तो क्या रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तैयार है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। चलो फटाफट सुनो आप क्लास की, चलिए सुने क्या क्या सीख लिया हम लोगों ने। जैसे आपको 4 मेंबर्स के फॉर्मूला याद है ना, आपने वायर का फॉर्मूला याद किया, रिंग का फॉर्मूला याद किया, वैसे ही बच्चों शीट का फॉर्मूला रट लीजिए। क्या फॉर्मूला है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, पॉजिटिव शीट होगा तो क्या बोलेगा, अवे, नेगेटिव शीट होगा तो क्या बोलेगा, टूवर्ड्स। और हाँ, अगर एक से ज्यादा मेंबर होंगे तो क्या करेंगे, सबका सुपरपोजिशन करके आंसर लाया जाएगा, ठीक बात है ना। चलिए, गूगल ड्राइव भी खुलेगा थोड़ी देर में, रुको अभी, अभी मैंने अपलोड ही नहीं किया है, सुनो अभी थोड़ी देर रुको। चलिए फटाफट से एक दो क्वेश्चन करते हैं, चलिए फटाफट से आ जाए, एक दो क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, दो शीट बोली उन्होंने पैरेलल थी, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो भी रहा होगा, आर डिस्टेंस, एक की डेंसिटी सिग्मा और एक की डेंसिटी 2 सिग्मा, और पूछा गया कि यहाँ मिड पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या पूछा हमसे, ई मिड, ये पूछा गया। चलो फटाफट शुरू करें। यस बोलिए, ये पॉजिटिव शीट क्या बोलेगा, अवे, अवे में कितना देगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और वो शीट भी पॉजिटिव है, वो क्या बोलेगा, टूवर्ड्स या अवे, अवे, और वो कितना बोलेगा, दैट विल बी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा है आप लोगों को, अरे भाई जिसका वैल्यू सिग्मा है वो क्या देगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और जिसका वैल्यू 2 सिग्मा है वो क्या बोलेगा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बोलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ई मिड क्या होना चाहिए, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज मेकिंग सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आंसर आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड, आसान क्वेश्चन है ना। यहाँ कितने मेंबर थे, एक मेंबर की दो मेंबर, दो मेंबर। और मैंने आपको हमेशा बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड के मामलों में सभी मेंबर्स का ईमानदारी से कंट्रीब्यूशन लेना है, प्लस वाले अवे अवे, माइनस वाले टूवर्ड्स टूवर्ड्स, हमेशा वेक्टर डायग्राम बना लीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए और ध्यान से सुने, एक क्वेश्चन जो है वो वैसे तो आईआईटी में आया हुआ है, लेकिन कभी भी हमारे एग्जाम में टपकेगा, ध्यान दीजिए। 3 शीट्स, 3 शीट्स पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 शीट है पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, डायग्राम एग्जाम में दिया हुआ था, इस तरह से एग्जाम में डायग्राम था, ये जेड एक्सिस दिया हुआ एग्जाम में, ध्यान दें उन्होंने इस तरह का डायग्राम बना के दिया। ये देखिए बच्चों, दिस वाज प्लस सिग्मा, दिस वाज माइनस 2 सिग्मा एंड दिस वाज माइनस सिग्मा, ये दिया हुआ। और इस जगह पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड मांगा गया, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, बोलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं तीनों, जैसे मेरे हाथ को मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में, अगर ये एक्स वाई प्लेन में तो सारी शीटें ऐसे रखी हुई है, एक्स वाई में सारी शीटें यूं रखी, एक दो ऐसे रखी हुई है। और अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये क्या हो जाएगा, जेड डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये 3 शीट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तय करना है, तीनों की वजह से कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तय करते हैं। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देखिए कि
यहाँ पर कितने मेंबर कंट्रीब्यूट करेंगे, एक मेंबर या तीनों ही मेंबर? तीनों मेंबर कंट्रीब्यूट करेंगे, और तीनों मेंबर कंट्रीब्यूट करेंगे तो चलिए करते हैं कंट्रीब्यूशन। आइए सबसे पहले देखिए ऊपर वाला पॉजिटिव शीट क्या कंट्रीब्यूशन देगा, अवे। अवे में कितना, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला तो याद ही है हमें। ये जो -2 सिग्मा माइनस वाला शीट है, -2 सिग्मा, या क्या बोलेगा, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स में कितना देगा, 2 सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। शाबाश। पूरी यार नेगेटिव वाले क्या बोल रहे हैं, टूवर्ड्स टूवर्ड्स। जिसका सिग्मा था वो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट दे रहा है, जिसका 2 सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट दे रहा, हो गया। चांस वाली बात है, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ गए, और अगर तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ गए भाई साहब, तो भी क्या करें, सबको जोड़ लिया जाए। तो बोलिए ई नेट, सबको जोड़ लें, सबको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना हो जाएगा 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि तीनों की वजह से नेट फील्ड कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अपने एग्जाम में जब क्वेश्चन था, सॉरी आईआईटी में जब क्वेश्चन था, उसमें डायरेक्शन ही मांगेंगे, वेक्टर में आंसर था। बोलिए नेट फील्ड डायरेक्शन में क्या लगाना चाहेंगे, ऑप्शन था आई केप, माइनस आई केप, माइनस जे केप, क्या लगाना चाहेंगे, बोलिए जल्दी से। शिवम माइनस जे क्यों लगेगा, जरा देखना। नेट फील्ड कहां पे आ रहा है, जेड की तरफ या माइनस जेड की तरफ, माइनस जेड की तरफ आ रहा है ना, तो माइनस जेड की तरफ क्या होता है भाई साहब, माइनस जे होता है, माइनस क्या होता है ना, क्या आना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस के, दिस इज माइनस के, ये आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है सब लोगों को। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ शीट डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, तो शीट दूर है कि पास से कोई फर्क नहीं पड़ा, सबका कंट्रीब्यूशन उसी फॉर्मूला से जा रहा था। कौन से फॉर्मूला से जा रहा था, सबका कंट्रीब्यूशन इसी फॉर्मूला से जा रहा था, कोई दूर है कि कोई पास है कोई फर्क नहीं पड़ा। बस ये देखना है कि बस पॉजिटिव वाला अवे बोल रहा है और नेगेटिव वाला क्या बोल रहा है, टूवर्ड्स बोल रहा है। क्या मैं दिख रहा हूं सब लोगों को, आवाज आ रही है सब लोगों को, दिख रहा हूं मैं। दिख नहीं रहे हैं, अब दिख रहा हूं मैं। अब दिख रहा हूं आप लोगों को मैं, चलिए। तो ये भी हो जाएगा, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान दीजिए, दो शीट पैरेलल है, जैसे मान लीजिए एक शीट है ये प्लस सिग्मा, और ये दूसरी शीट भी पैरेलल इसके, वो भी है प्लस सिग्मा। दो शीट है बच्चों, दोनों प्लस सिग्मा है। हमसे पूछा जा रहा है कि एक तो मुझे यहाँ पर नेट फील्ड जानना है, एक यहाँ पर फील्ड जानना है, एक यहाँ पर फील्ड जानना है। आओ कोशिश करते हैं। यस, दोनों पॉजिटिव, दोनों क्या बोलेंगे, अवे अवे बोलेंगे। यहाँ पर दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन कैसा होगा, अवे एंड अवे। यहाँ पर भी दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन सिग्मा बाय एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन कैसा होगा, अवे एंड अवे। यहाँ पर ये बोलेगा अवे और ये बोलेगा अवे, और आपको खेल समझ में आ रहा होगा कि क्या होने वाला है। इसको चलो मैं नाम देता हूं, सपोज करो x, और इसको मैं नाम देता हूं y, और इसको मैं नाम देता हूं z। तो आप समझ गए हैं कि x पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 0, जबकि y और z दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, क्या जुड़ करके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यस, इसका मतलब हम समझ गए हैं। क्या समझे इस सवाल से, दो पैरेलल शीट है सिग्मा और सिग्मा डेंसिटी की, तो क्या समझ में आया, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, नहीं है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब इधर बाहर या इधर बाहर, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो रहा है। समझ में आया सबको ये। और ये समझाने का कारण ये था कि मुझे अगला मेंबर लेना है। अगला मेंबर क्या है मेरे पास, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट क्या मतलब है मेरा, ये देखिए,
ये कोई कंडक्टिंग प्लेट है, शब्दों पे ध्यान दें। पहले क्या था, एक नॉन कंडक्टिंग शीट था, शीट मतलब उसमें कोई थिकनेस भी नहीं मान रहे थे हम लोग, लेकिन अब तो क्या हो गया, एक कंडक्टिंग प्लेट है। ये देखिए, अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है तो आप समझ गए होंगे कि इस पर चार्ज कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस पे। उसमें मेनली दो आउटर सरफेस है, एक तो यहाँ पर और एक उस तरफ। तो आई थिंक इस पर सिग्मा की एक लेयर नहीं बनेगी, सिग्मा की दो लेयर बनेगी। जैसे मेरे हाथ को मानिए कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो कंडक्टर में चार्ज आउटर सरफेस पे जाता है, तो इसमें मेनली दो आउटर सरफेस है, तो ये वाला और एक ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो सिग्मा की एक लेयर तो ये बन जाएगी और सिग्मा की एक लेयर बन जाएगी। तो सीखने वाली बात ये है। बोलिए, अगर मैं कह रहा हूं कि कंडक्टर सिग्मा डेंसिटी, तो उसपे सिग्मा सिग्मा की एक लेयर है कि दो पैरेलल लेयर है, दो पैरेलल लेयर है। और आपने बोला था अंदर तो चार्ज होगा नहीं। अगर दो पैरेलल लेयर है तो अभी अभी हम सीख के, अगर मुझे कहा जा रहा है इसकी वजह से बताइए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पूछा जा रहा है। जरा सोचिए क्या होगा। अभी पिछला सवाल है, ये क्या हो गया, ये सिग्मा सिग्मा की दो पैरेलल लेयर के इक्विवेलेंट हो रहा है, सिग्मा सिग्मा की दो पैरेलल लेयर के इक्विवेलेंट हो रहा है। और अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, ये देखिए सवाल अभी अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने अभी अभी, सिग्मा सिग्मा की दो पैरेलल लेयर, दिख रहा है आप लोगों को, सिग्मा सिग्मा की दो पैरेलल लेयर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। और बाहर, उधर बाहर चाहे इधर बाहर, फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया था। तो मैं बोल सकता हूं, तो मैं बोल दूं सीधे सीधे कि इनसाइड, दोनों के बीच में तो क्या होगा, इनसाइड, इनसाइड दिस प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आउटसाइड, आउटसाइड कितना होगा बच्चों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बीच में। और आई थिंक मिस मेटेलिक प्लेट के अंदर, कंडक्टिंग प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। आना भी चाहिए था, क्योंकि अपनी बात हो रही है कंडक्टिंग प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो अंदर तो जीरो आ रहा है। तो इस प्लेट के बाहर, इस प्लेट के बाहर, इधर बाहर चाहे इधर बाहर, दोनों तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड और कितना वैल्यू का है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वैल्यू का है। और ध्यान दें, अगेन जो नोटिस करने वाली बात है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वही बात आ गई है इसी कंडक्टिंग प्लेट के, यहाँ 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 फील्ड अलग अलग, सेम 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 सेम, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बच्चों ये था कंडक्टिंग प्लेट का फॉर्मूला। कंफ्यूजन मत तो रखना, अच्छे से सुने, इधर देखिए, प्लेट और शीट छोड़िए, आप तो एक सिंपल बात सीख ली है मेरे साथ। प्लेट और कंडक्टिंग प्लेट और शीट, इनके चक्कर मत पड़ना, सुने अच्छे से। अगर आपकी चीज में सिग्मा की एक लेयर हो, सिग्मा की केवल एक लेयर हो, तो हिसाब कितना बनेगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, 2/ε0। और अगर आपके ऑब्जेक्ट में सिग्मा की दो लेयर हो, तो आंसर कितना बनेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। याद रहेगा, सिग्मा की सिंगल लेयर सिग्मा बाय 2/ε, और सिग्मा की दो लेयर हैं तो आंसर विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्लियर है सबको। चलिए, तो बच्चों ये सब था कंडक्टिंग प्लेट के बारे में। हमें इसके बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंटिन्यू करेंगे, अगले लेक्चर में इन सब बातों को कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। जो लिंक आपको मिला है उस पर चले जाइए और वहां से अपने हैंड आउट ले लीजिए, मैं हैंड आउट अपलोड कर दे रहा हूँ।
चलिए बच्चों, मैंने हैंड आउट अपलोड कर दी है, आप वहां जाकर हैंड आउट ले लीजिए। चलिए टाटा, गुड बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू।